Everyone is doing well. Today's target is to solve question number 4 and we are doing कैश बुक. यहाँ एक बात ज़रूरी है कि कैश बुक को क्रिएट करने के लिए देर आर 2 पार्ट्स विच वी विल फॉलो. एक पहला पार्ट ये है वो वी विल कंप्लीट जर्नल एंट्रीज़ और उन्हीं जर्नल एंट्रीज़ को वी विल यूटिलाइज एंड वी विल पुट दीज जर्नल एंट्रीज़ इनटू द कैश बुक. कैश बुक का हमने इंट्रोडक्शन ले लिया हुआ था और उसके अंदर जैसे आपको नज़र आ रहा है इसमें मैं थोड़े से कलर एक्स्ट्रा कर दिए. 2 साइड्स होती हैं. वन साइड इज़ डेबिट और यहाँ पर जो अमाउंट्स डेबिट हैं यू विल पोस्ट ओवर हेयर, और सेकंड इस तरफ है और यहाँ पर आप क्या पोस्ट करेंगे, वट एवर इज़ क्रेडिट यू विल पोस्ट ओवर हेयर. तो हमने इनको हाईलाइट कर दिया हुआ है. ये क्रेडिट साइड है पूरी की पूरी और ये पूरी साइड डेबिट है कैश बुक की. और डेबिट साइड के अंदर भी आप देखें तो यू विल सी दैट देयर आर 2 थिंग्स, कैश और बैंक. ये दोनों चीज़ें जो हैं अगर डेबिट हो रही हैं कैश या बैंक तो यू विल पोस्ट अमाउंट ओवर हेयर. अगर कैश डेबिट है तो इधर पोस्ट करेंगे, बैंक डेबिट है तो इधर पोस्ट करेंगे. और इसी तरह से अगर आपकी जनरल एंट्रीज में कैश क्रेडिट है तो यहाँ और बैंक क्रेडिट है तो यहाँ. तो देखने में क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, दोनों ही कैश और बैंक इधर भी हैं. और आप गौर कीजिए कि दोनों ही कैश और बैंक इधर भी हैं, बस साइड का फ़र्क है. इधर कैश और बैंक कौन सा आएगा, जो डेबिट है, और इधर कैश और बैंक कौन सा आएगा, जो क्रेडिट है. आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जनरल एंट्रीज़ करेंगे और इफ़ जनरल एंट्रीज़ इंक्लूड कैश अमाउंट तो यू विल पिक दैट कैश अमाउंट एंड विल पोस्ट इधर एट डेबिट साइड or credit side. And you will see if bank account is present in any journal entry, you will pick that amount, will post either on debit side or credit side depending upon where that bank has been written. If it is written on debit side you will post on debit side, if it is written on credit side you will post on credit side. ये एक ब्रीफ सा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. और दूसरी बात ये है कि पहला पार्ट इसका जर्नल एंट्रीज़ का है जिसको हमने कंप्लीट करना है. और जनरल एंट्री के लिए जो पहला कॉलम यूज़ होगा दैट इज़ फॉर डेट. उसके बाद पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, डिटेल्स भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट रुपीज़ है, या आप डेबिट भी लिख सकते हैं और रुपीज़ भी लिख सकते हैं. और यहाँ पर क्रेडिट भी आप लिख सकते हैं और रुपीज़ भी लिख सकते हैं. इस तरह से हम इस पोर्शन के अंदर जैसे मैंने आप मेंशन भी कर दिए, इस पोर्शन के अंदर आप जनरल एंट्रीज़ करेंगे और इस पोर्शन के अंदर आपने अपनी एंट्रीज़ को लेजर की तरह से कैश बुक में पोस्ट करना है. फॉर द टाइम बिंग द कैश बुक हैज़ 2 कॉलम्स, दैट इज़ वाई इट वुड बी कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक. और ये पॉसिबिलिटी है कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी हो और ये भी पॉसिबिलिटी है सिंगल कॉलम कैश बुक हो इफ़ होल क्वेश्चन इंक्लूड्स ओनली वन थिंग, ईदर कैश और बैंक. If in your journal entries, all journal entries you have completed and there is only one element that is cash present in your journal entries, what you will do, you will make single column cash book. और चूँकि बैंक आया ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो आप ये वाला कॉलम स्किप कर देंगे, इसको बनाएंगे नहीं, तो ये सिंगल कॉलम हो गई. If in your question there are 2 elements, cash and bank, you are looking at your journal entries, cash is also present and bank is also present, no matter it is debited or credited. Cash and bank is present. What you will do, you will make 2 column cash book, एक ये और एक ये, यानी कैश और बैंक के कॉलम्स बना लेंगे. और there is a 3 column cash book. What will happen, you are looking at your journal entries and you have found out cash first and then you have found out bank 2 and then you have found out discount. Again I'm saying it doesn't matter whether cash or bank is present on debit side or credit side, discount is present on debit side or credit side, that means it is discount received or allowed. Whatever the place is, you will make 3 column cash book and you will introduce one more column over here. First column will be discount, then cash, and another column as you have introduced would be used for the bank. अगर 3 चीज़ें होंगी, कैश भी होगा, बैंक भी होगा और डिस्काउंट भी होगा क्वेश्चन के अंदर, तो आप ट्रिपल कॉलम बनाएंगे. अगर एक ही चीज़ हुई या कैश या बैंक तो आप इसको एक कॉलम का बनाएंगे कैश बुक को, जिसको सिंगल कॉलम कैश बुक बोलेंगे. अगर दोनों ही चीज़ें हैं कैश और बैंक तो डबल कॉलम. अगर 3 चीज़ें हैं कैश, बैंक और डिस्काउंट तो यू विल प्रोड्यूस ट्रिपल कॉलम कैश बुक.
होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। यहाँ पर ये परफॉर्मा का इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्वेश्चन का आप ज़रा ओवरव्यू कर लें। ये आपको कुछ जनरल एंट्रीज़ दी हुई हैं। इसके लेफ़्ट साइड पे जो मेंशन किया हुआ है दीज आर डेट्स, अलग अलग डेट्स आपको दी हुई हैं, उसके सामने उसकी जनरल एंट्री है और ऑन राइट साइड अमाउंट दी हुई है। आप यहाँ से ये एंट्रीज़ को पिक करेंगे, पहले जनरल एंट्रीज़ करेंगे। अब फोकस फिल फॉर द टाइम बीइंग यू विल बी फोकस्ड ऑन जनरल एंट्रीज़ ओनली। फर्स्ट एंट्री वी आर लुकिंग एट इज May 1। अब हम क्या करने लगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जनरल एंट्रीज। May 1 में लिखा हुआ है कैश इन हैंड। अगर थोड़ा सा ब्लर भी है तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपने उस पर भी फोकस रखना है। कैश इन हैंड, व्हाट डज दैट मीन कि यू हैव योर कैश, कैश इज़ नीदर गोइंग आउट नॉर इट इज़ कमिंग इन, इट्स नॉट मूविंग, इट्स नॉट गोइंग और कमिंग, यू हैव योर कैश इन योर हैंड। अब पहली बात आप ये डिसाइड करेंगे वेदर इट इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर पैसे आपके पास होते हैं ऑब्वियसली इट्स फेवरेबल और कैश आपका एसेट होता है। अब ये फेवरेबल पोजीशन में कैश आपके पास पड़ा हुआ है तो इट मींस इट इज़ योर एसेट। एसेट शुड बी प्लेस्ड ऑन डेबिट साइड। वी आर स्टार्टिंग आवर जनरल एंट्रीज। अगर कैश आपके पास है और वो फेवरेबल पोजीशन में है तो एसेट फेवरेबल हो तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो दैट इज़ वाई यू विल राइट कैश ऑन डेबिट साइड। Now secondly, cash is not coming in, cash is not going out, it's not moving, there is no transaction, cash is just placed in your hand, सिर्फ आपके पास है, favorable position में है। तो till then what you will do, you will be placing it as your balance। ये सिर्फ आपका बैलेंस है क्योंकि ना कहीं से आ रहा है और ना कहीं से कहीं जा रहा है, इट्स स्टिल इन योर हैंड। तो आप इसको सिर्फ पोजीशन देंगे एज अ बैलेंस। इसकी डेट May 1 है तो यहाँ पर आप डेट मेंशन कर देंगे, साथ में आप इसकी फर्स्ट अमाउंट चेक करेंगे और दैट इज़ 60,000। यू विल पोस्ट 60,000 ऑन डेबिट साइड एंड सेम अमाउंट यू विल कैरी ऑन क्रेडिट साइड। दोनों की साइड्स हमेशा बराबर होती हैं। सो इन दिस वे योर फर्स्ट एंट्री हैज़ बीन कंप्लीटेड। इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट एंट्री इज कैश टू बैलेंस, दैट मीन्स कैश इज नॉट गोइंग आउट और कमिंग इन, कैश यू हैव इन योर हैंड, ये फेवरेबल है, डेबिट कर दिया और सेकंड आपने बैलेंस इसको शो करवा दिया। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाते हैं। डेट इज स्टिल सेम May 1 और कैश एट बैंक आपने करना है। व्हाट डज दैट मीन, यू हैव सम अमाउंट प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट, नो मैटर इट इज़ लेस और मोर बट amount is present in your bank account. What you will do, is it favorable or unfavorable for you? अगर कुछ पैसे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं obviously it a matter of happiness, you are satisfied that there is some amount present in your bank account. Again, bank is your asset and when amount is present in your bank account, asset is in favorable position. Whenever asset is in favorable position, you place that asset on debit side. Your asset is bank account, that is why you have written bank on debit side, because bank is an asset and asset is in favorable position, so you have written bank on debit side. Again as usual, what we have thought in previous entry, same position is over here. You are not drawing your amount from your bank nor you are depositing your amount is not coming in or going out from the bank account. तो सिर्फ आपके पास है बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए, up till then you will place it like a balance। तो जो नेक्स्ट एंट्री आपकी फर्स्ट डेट की है इसमें सिर्फ पैसे आपके पास पड़े हुए थे और पैसा इज़ नॉट गोइंग आउट और कमिंग इन, सिर्फ पैसे पड़े हुए, तो इसलिए आपने इसको एज अ बैलेंस शो करवा दिया और ये फेवरेबल है इसलिए बैंक को आपने डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया। अब हम इसकी अमाउंट चेक करते हैं। सेकंड अमाउंट 80,000 है तो यू विल पोस्ट 80,000 ओवर हियर फर्स्ट अमाउंट एंड सेम अमाउंट यू विल पोस्ट ऑन क्रेडिट साइड। इन दिस वे 2 जनरल एंट्रीज हैव बीन कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन फॉर अस। डेट सेकंड पे आप चले गए, वहाँ पे वो कह रहा है कि परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, व्हाट वी आर डूइंग, द फर्स्ट स्टेज इज टू अंडरस्टैंड the nature of the entry. Purchased furniture and paid by check. Whenever you see your entry, create a picture in your mind. What is happening? You are purchasing furniture
and payment is not being made by cash, you have paid the person from whom you have purchased your furniture a check. Purchased furniture and paid by check. What is happening? You are buying furniture. Furniture is obviously your asset. When you are buying, your asset is increasing. Increasing asset should be debited. So what you will do, you will debit your asset. And what is name of your asset? That is furniture. Hopefully you have understood why we are debiting furniture. Since we are buying, due to buying, your asset has been increased. Increase in asset should be debited. That is why you have debited your furniture. And second is what happened. After buying your furniture, you have paid the person from whom you have bought that furniture a check. तो आपने पेमेंट चेक के ज़रिए की है. तो जब चेक के ज़रिए पेमेंट करेंगे, यू हैव ट्रांसफर्ड योर चेक, यू हैव डिलीवर्ड योर चेक टू योर the person from whom you have purchased furniture. You have given your check to the furniture seller. Furniture seller will go to your bank account, will withdraw amount from your bank, and amount present in your bank account will be decreased. Bank is your asset. When amount will be withdrawn, asset would be decreased. Decrease in asset should be credited. So you will credit your bank account. Hopefully you people have understood. Furniture is coming in, your asset is increased, that is why you have debited your furniture. And since you have written a check and delivered to the furniture seller have gone to the bank and withdrawn amount from your bank account, amount present in bank would be decreased. It means your asset has been decreased. Decrease in asset should be credited. That is why you have written bank on credit side. All right, let's check it out. The date was 2. Now you will post 2. Okay, and we will check the amount. Purchase furniture is third entry, 14,000 amount is of furniture. You will post 14,000 on debit side, and same amount you will post on credit side. This way your 3 journal entries have been completed. Let's see what is coming in. We are now on entry number 5, where received 2 checks. What we are doing, received 2 checks from A 20,000, from B 10,000. अब there are 2 ways to solve this question. आप इसको एक भी जर्नल एंट्री कर सकते हैं और आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं. इट्स बेटर टू हैव 2 जर्नल एंट्रीज. थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन उसमें आसानी होगी, ये मिक्सअप नहीं होंगे. और दूसरी बात यह है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि ए से एक चेक रिसीव किया, मगर उसको आगे चलकर डील किसी और तरीके से किया, और बी से एक चेक रिसीव किया और उसको अलग से डील किया कहीं जाके, तो प्रोबेबली आप शायद मुश्किल फील करें अगर वो कंबाइन हो गई होगी एंट्री तो. लेकिन व्हेन यू विल राइट इन सेपरेट वे, तो व्हाट विल हैपन, whatever the criteria of A or B is in the future, you will have separate entries and you will easily pick the next entry. For the time being, what is happening, you have received a check from A. पहले आप इसकी journal entry complete करेंगे, received a check from A, और keep it in mind whenever you will receive a check and it has not been deposited into the bank. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब आप चेक रिसीव करें और बैंक में ना जमा करवाएं तो बैंक का नाम नहीं आएगा. हालांकि चेक इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द बैंक. चेक आप अपने पास रख के कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी डिले करके पड़ा रहे, दैट चेक विल रिमेन अ चेक. इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश. तो आप क्या करते हैं, चेक को डायरेक्ट एसोसिएट कर देते हैं बैंक के साथ. मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ कि check, if it is not deposited into the bank account, you will not mention name of the bank. जब तक चेक बैंक में नहीं जाता, बैंक का नाम नहीं लिखना. तो फिर क्या करें, उस वक्त तक जस्ट कंसिडर इट एज अ कैश. रिसीव 2 चेक्स. पहला चेक ए से रिसीव किया, पहले इसकी एंट्री हम करते हैं. जब चेक ए से रिसीव किया तो व्हाट इज़ कमिंग इन, आपको वैसे तो यहाँ पे लिखना चाहिए कि मेरे पास चेक आ गया, बट वी डोंट राइट नेम ऑफ चेक इन अकाउंटिंग. फॉर द टाइम बिंग जस्ट कंसिडर इट एज कैश, क्योंकि चेक आया और वो बैंक में नहीं गया. तो इफ़ इट इज़ नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यू कैन नॉट मेंशन द नेम ऑफ द बैंक. फॉर द टाइमिंग यू हैव रिटन कैश. तो अब आप इसको चेक को ख़त्म कर दें. कैश किससे रिसीव किया, वहाँ पर आपको मेंशन कर रहा है कि वी हैव रिसीव चेक फ्रॉम ए.
और इसका क्या मतलब हुआ, ए वॉज द पर्सन फ्रॉम whom amount was receivable and instead of amount he had given you a check. A was your account receivable, that means he was your asset, but since he had paid the amount and you had received your amount from A, he is no more your asset, he is no more your account receivable. You have received the amount, and when you have received the amount, he is, what I have said, he is no more your account receivable or asset. There is decrease in asset. Decrease in asset should be credited. That is why you will write the name of A account receivable on credit side. So cash is received from A. Account receivable are assets, or asset are supposed to be placed on debit side. Why we have written on credit side? The reason is what? Since we have received the amount, he is no more our account receivable, he is no more our asset. Asset has been decreased. Decrease in asset should be credited. That is why we have written the name of an asset account receivable A on credit side. अच्छा जी, अब इसकी अमाउंट भी आप चेक कर लें। ए से जो आपने चेक रिसीव किया है, हाउ मच, 20,000। तो आप यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल ए की अमाउंट पोस्ट कर दें 20,000, और सेम अमाउंट यू विल राइट ऑन क्रेडिट साइड। अब साथ में ए से जो चेक रिसीव किया है वो 5 डेट का है, तो साथ आप डेट मेंशन कर दें 5। अच्छा, इस 5 के साथ हम ऐसा करते हैं कि ए पार्ट लिख देते हैं, क्योंकि आपने 2 चेक्स रिसीव किए हैं। पहला आपका ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आप बी पार्ट भी देखें, साथ में वो मेंशन कर रहा है बी से भी चेक लिया है और वो अमाउंट भी मेंशन कर रहा है 10,000 की। अब बी से चेक अगर आपने रिसीव किया, सेम उसी तरह से आप एंट्री करेंगे। अगर ए से चेक रिसीव किया तो कैश टू ए, और अगर बी से चेक रिसीव किया तो कैश टू बी, और वो भी आपके लिए अकाउंट रिसीवेबल था। तो आपके पास चेक आया, यू वर सपोज टू राइट चेक ऑन डेबिट साइड, बट वी डू नॉट राइट checks in accounting. Instead of check you write cash. Why? Because check has not been deposited into the bank account, and if it is not deposited you will not mention bank. So you have debited the cash in place of check. Or why we are crediting an asset on credit side? No doubt B was your asset, amount was receivable, but since amount has already been received, it means he is no more your asset. Asset has been decreased. That is why you have written name of B on credit side. अच्छा जी, अब दूसरे चेक की जो अमाउंट है वो आप देखें। जो बी की अमाउंट आपको पता चल रही फ्रॉम बी, दैट वाज 10,000। अब आप यहाँ पर यू विल राइट 10,000 अमाउंट on debit side, and same amount would be written on credit side. और सेकेंडली अब इसकी डेट मेंशन कर देते हैं। 5 डेट तो थी, लेकिन साथ में हम बी मेंशन कर देते हैं कि ये दो पार्ट्स थे, एक 5A 5B। 5th एंट्री हमारी इस तरह से कंप्लीट हुई। अब जो नेक्स्ट एंट्री वी आर डूइंग इज़ एंट्री नंबर 8। और व्हाट इज़, देखें यही बात आपको मैं समझा रहा था कि अगर अगली एंट्री के अंदर दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट हुई तो क्या करेंगे आप। अब ए का चेक उसने एंडोर्स्ड एज चेक टू आर, ये आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा, और इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एंडोर्स्ड एज चेक टू आर, दिस इज एंट्री। What does it mean? You have received a check from A, and instead of encash it from A's bank account, you have transferred the possession of this check and you have given this check to the R. R कौन बंदा था? The person to whom amount was payable. आपने R को पैसे देने थे, और instead of payment what you have done? You have transferred the possession of A's check to R. आपने आर को पैसे देने थे, पैसे देने के बजाय जो चेक यू हैव रिसीव फ्रॉम ए वही चेक पकड़ा और आपने आर को पहुंचा दिया। अब आप यहाँ पर आएँ, ये वाला चेक आपने ए से रिसीव किया हुआ था और वही चेक वो बोल रहा है कि इंडोर्स एज चेक टू आर। ए वाले चेक को आपने कैश कंसिडर किया था और यही चेक जो है आपने किसको देना है? आर को। ये चेक आपने कैश समझा हुआ था और अब ये जो चेक है आप किसी और को देने लगे, तो क्या होगा यहाँ पर? यही वाला जो चेक है आपके पास से निकलकर कहीं और चला जाएगा।
जो आपने कैश समझा हुआ है ये वाला चेक निकल के जाएगा। व्हेन यू हैव रिसीव दैट चेक यू हैव डेबिटेड द कैश। अब ये चेक आपके पास से जा रहा है और आप इसको टू कैश करके कहेंगे कि वही जिसको आपने कैश समझा हुआ था वो चेक आपके पास से चला गया। आपने क्या किया, पहले जब रिसीव किया था तो कैश था, वही चेक आपने किसी और को दे दिया तो कैश निकल कर आपके पास चला गया। अब देयर माइट बी अ क्वेश्चन व्हाई वी आर नॉट राइटिंग द बैंक अकाउंट। यूज योर कॉमन सेंस। It is interpersonal transaction from one person to another person. Still there is no bank account is involved, no bank is involved in this transaction. You have received a check from A and you have transferred this check to a third person. तो सिर्फ जो आपने for the time being you have considered that check as cash, वही कैश निकल कर आपके पास से जा रहा है। तो अब आपको समझ लग गई होगी इन्वॉल्वमेंट बैंक की है नहीं, इसलिए आप बैंक नहीं लिख रहे। अच्छा, अब चेक किसके पास गया वो भी उसने मेंशन किया हुआ है, इंडोर्स्ड एज चेक टू आर। आर कौन था? आर वाज योर अकाउंट पेएबल एंड ही वाज विलिंग टू गेट अमाउंट। तो इंस्टेड ऑफ अमाउंट यू हैव ट्रांसफर्ड द चेक ऑफ ए टू द आर। बहरहाल वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक चाहे किसी का भी हो, जब पेमेंट आपने किसी को करनी है और आपने वो चेक के ज़रिए पेमेंट की, मीन्स योर लाइबिलिटी हैज़ बीन डिक्रीज्ड। ए आपने आर को ट्रांसफ़र किया, आर कौन था? योर अकाउंट पेएबल। अच्छा, नाउ व्हाई वी आर राइटिंग लाइबिलिटी ऑन डेबिट साइड, अकाउंट पेएबल इज लाइबिलिटी। यहाँ से आप एक बात समझिए कि आर वाज योर अकाउंट पेएबल, यू वर सपोज्ड और लाइबल टू पे द अमाउंट टू आर। नाउ यू हैव पेड हिम अ चेक। अगर चाहे चेक दें या कैश दें, आपने आर को चेक पे कर दिया तो दैट मीन्स ही इज़ नो मोर योर अकाउंट पेएबल, ही इज़ नो मोर योर लाइबिलिटी, देर इज़ डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी शुड बी डेबिटेड। दैट इज़ वाई यू हैव रिटर्न नेम ऑफ आर ऑन डेबिट साइड ड्यू टू डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब आप ये भी देखें कि अमाउंट इज़ नॉट मैंशनड ओवर हियर, तो वुड यू टेल मी वाई अमाउंट इज़ नॉट मैंशनड? चूँकि आपने ए का ही चेक आर को दिया है, दैट इज़ वाई अमाउंट इज़ नॉट मैंशनड। ए यहाँ पर है और उसकी अमाउंट 20,000 है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट सेम अमाउंट ओवर हेयर 20,000 सिंस द चेक वॉज already received from one person and same check has been transferred to the third person, तो अमाउंट विल नॉट बी ऑल्टर्ड। जो चेक आपने ए से लिया वही चेक आपने ट्रांसफ़र किया किसको? आर को, और अमाउंट आप सेम लिखेंगे। और फिर आप इसकी डेट चेक करें, वो 8 है, आप साथ में मेंशन कर दें इट इज़ एंट्री नंबर 8। ओके, अब उसका इसके भी दो पार्ट्स हैं, हम यहाँ पर भी इसका पार्ट मेंशन कर देते हैं कि ये एंट्री हम अलग अलग कर रहे हैं। तो ए पार्ट है, अब आप फोकस करें कि बी पार्ट में क्या हुआ। बीज चेक इनटू द बैंक, यहाँ जो सेकंड है, बीज चेक सेंट इनटू द बैंक। व्हाट डज इट मीन? यू हैव रिसीव अ चेक फ्रॉम बी and instead of transferring or doing anything else you have deposited that check into the bank। अपने बैंक अकाउंट में आपने कैश करवाने के लिए डिपॉजिट करवा दिया। तो बी का चेक कहाँ गया है? बैंक के पास। अब क्या हुआ, यू हैव रिसीव दिस चेक फ्रॉम बी और आपने फॉर द टाइम बिंग यू हैव कंसिडर्ड दैट चेक एज अ कैश। अब ये आपके पास से निकल कर जा रहा है, इट इज़ गोइंग आउट। वो कैश था, आपने फॉर द टाइम बिंग उस चेक को कैश समझा हुआ था, नाउ दैट चेक इज़ गोइंग आउट। तो आप क्या कंसिडर करेंगे कि वो चेक आपके पास से चला गया। अब गोइंग आउट, वेयर इट हैज़ गॉन, यू हैव डिपॉजिटेड दैट चेक इन योर बैंक अकाउंट। इट मीन्स दैट चेक वॉज favorable for you, it was an amount which was receivable through check, it was favorable, it was an asset. If you have deposited your asset in your bank account, it means bank account has been increased. Bank is also your asset. Depositing a check into a bank is a favorable activity with which amount present in your bank account will be increased. In this way your asset will increase in asset should be debited. That is why you are writing name of bank on debit side. Why? You have deposited your check which does have some amount present. So if you will deposit your check into your bank account will be increased. Bank is an asset and asset has been increased in this way. Due to increase in asset you have debited your bank account. अब amount भी आप देखिए, amount is not mentioned over here. आपने चेक बी से जो रिसीव किया था वही सेम चेक बैंक में आपने जमा करवाया, तो वापस जाएं
और ये बी का चेक था, उसकी अमाउंट ये 10,000 थी, तो यू विल मेंशन द सेम अमाउंट, क्योंकि आप चेंज नहीं कर रहे, सेम चेक हैज़ बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अमाउंट विल नॉट बी ऑल्टर्ड। ये चूँकि उसी एंट्री का एक हिस्सा था, तो व्हाट यू विल डू, 8 बी पार्ट आप यहाँ पर इसको मेंशन कर दें। इस तरह से आपकी एंट्री नंबर 8 बी भी कंप्लीट हो गई। सो एक ओवरव्यू देखें हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक जनरल एंट्री हम कंप्लीट कर रहे हैं। 8 बी हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर एंट्री नंबर 12 है, उसको पढ़िए। कैश परचेजेस फ्रॉम, कैश परचेजेस 16,000 और ट्रेड डिस्काउंट उसके साथ है, थोड़ा सा डाउन करना पड़ रहा है। कैश परचेजेस 16,000 विद ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो आप इसका पहला पार्ट इसको अंडरस्टैंड करें, कैश परचेजेस का क्या मतलब होता है। ऐसे लग रहा है जैसे आप में से कुछ कहेंगे कि हमने कैश परचेज किया, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट अ थिंग दैट यू कैन बाय कैश। आप कैश नहीं खरीद सकते। कैश परचेज का मतलब है यू हैव परचेज सम गुड्स एंड यू हैव पेड इमीडिएटली द कैश, कैश हैज़ बीन पेड इमीडिएटली। और इन अ सेकेंड सेंस यू कैन से परचेज गुड्स ऑन कैश, चीज़ें खरीदी हैं कैश के बदले में। तो व्हाट इज़ कमिंग इन, अगर इफ़ यू हैव परचेज गुड्स तो आपके पास चीज़ें आई, और चीज़ें आपके लिए जस्ट लाइक एन एसेट है। इन्वेंट्री जैसे होती है, इन्वेंट्री आपके लिए एसेट है, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई तो यू वर सपोज टू राइट ऑन डेबिट साइड, वाई, बिकॉज योर इन्वेंट्री इज़ एन एसेट, एसेट हैज़ बीन इंक्रीज, तो इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड। इन्वेंट्री को यहाँ पे लिखना चाहिए था डेबिट साइड पे, लेकिन आपको पता है कि हम अकाउंटिंग के अंदर गुड्स या इन्वेंट्री नहीं लिखते, वर्किंग लिखते हैं। और यहाँ क्या वर्किंग हो रही है, परचेजेस, यू विल राइट परचेज ओवर हेयर। ऑलराइट, तो वो अब काम की चीज़ नहीं है, वहाँ पे आपने लिख दिया। आपने परचेज किया है और साथ में उसने मेंशन किया हुआ है, 12 एंट्री है कि ये कैश में परचेजेस की हैं। If you have purchased some goods, so what is going out? Your cash. Cash is an asset. If you are paying cash, it means there is decrease in asset. Decrease in asset should be credited. That is why you are mentioning cash on credit side. अच्छा जी, अब second matter is very important for you. Less 5% trade discount. तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब आप चीज़ें खरीद रहे हैं और ऑन द स्पॉट यू आर गेटिंग सम डिस्काउंट। पेमेंट आप जो है सिर्फ कैश की नहीं कर रहे, बल्कि चीज़ें खरीदते वक्त, ट्रेड करते वक्त आप कुछ डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। दिस डिस्काउंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैश डिस्काउंट। जब आप कैश डिस्काउंट ले रहे होते हैं तो तब आप सिर्फ पेमेंट कर रहे होते, चीज़ें नहीं खरीद रहे होते। और यहाँ पर आप चीज़ें खरीदते वक्त अगर गुड्स आर इन्वॉल्व एंड एट दैट टाइम यू आर रिसीविंग सम डिस्काउंट, दैट डिस्काउंट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। पहली बात, डू नॉट मेंशन ट्रेड डिस्काउंट इन जर्नल एंट्री। ये नोट कर लें किसी जगह के ऊपर कि डिस्काउंट विल नॉट बी मेंशनड इन जर्नल एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट है, 5% है। पहली बात तो ये है कि आप 5% कैलकुलेट करें। यहाँ पर मैं फॉर द टाइम बीइंग कैलकुलेट कर लेता हूँ। आपने जो अमाउंट है पहले वो देखें कितनी है। अमाउंट इज़ 16,000 और डिस्काउंट कितना है 5%। तो यू विल कैलकुलेट 5% ऑफ 16,000, 16,000 पिक करें। 5% का क्या मतलब, 5 डिवाइडेड बाई 100, एंड व्हाट डज दैट मीन, 5 डिवाइडेड बाई 100 0.05। तो 16,000 का 5% आपने लिया, वो अमाउंट आपके पास आ गई 800। एक्चुअल अमाउंट कितनी है वो आपको पता है, दैट अमाउंट इज 16,000। ओके, अमाउंट वाज 16,000 एंड यू हैव रिसीव्ड और टेकन 800 एज डिस्काउंट। तो अब आप मुझे बताइए आप पेमेंट कितनी करेंगे कैश के अंदर। आपकी एक्चुअल अमाउंट वाज 16,000 एंड यू हैव रिसीव्ड अ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹800। रिमेनिंग अमाउंट इज 15,200। आफ्टर डिस्काउंट what you will pay, only 15,200, and same amount you will post over here. What is that? 15,200, 15,200. तो actual amount was 1,600, 800 was 5% discount, and how this amount has been arrived over here, 16,000 minus 800, you will get 15,200. Hopefully you people have understood. Now question is, where is trade discount in journal entry? At start I have mentioned do not write name of trade discount in journal entries. We have skipped the name. Only
Subtracted amount, the final amount after subtraction you have written over here. Trade discount you will not mention. ये अब आपको समझ लग गई है, ये मैं क्लियर करने लगा हूँ. यहाँ से हमने अमाउंट वहाँ से पिक की हुई थी. चलें इस अमाउंट को हम दोबारा लिख देते हैं. 15,200 है, समझ तो आपको लग गई होगी. वो आपने यहाँ पर अमाउंट लिख दी और आपने यहाँ से बस समझना है 16,000 में से 800 लेस किया तो 15,200 आ गया. अब ये चूँकि हमने नेक्स्ट जनरल एंट्री करनी है, इसको हम क्लियर कर देते हैं. ये आपने एंट्री नंबर की है 16,000 वाली 12. डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जनरल एंट्री डेट विल बी यूज इन लेजर्स, यहाँ पे कैश बुक के अंदर. तो ये हमारी 12 नंबर की जनरल एंट्री कंप्लीट हुई. अब आपका काम ये है, आपने 17 की जनरल एंट्री करनी है और वहाँ पे लिखा हुआ है परचेज स्टेशनरी एंड पेड बाय कैश. परचेज स्टेशनरी एंड पेड कैश. व्हाट डज दैट मीन? You are buying your stationery means stationery is coming in and you have paid cash. If you have bought stationery until it is used. If you have used your stationery, that would become your expense. If you are not using, just buying, it is your asset. And after buying an asset means asset has been increased. Increase in asset should be debited. So stationery for the time being is your asset. Increase in asset should be debited. You have debited your stationery. अच्छा जी. अब secondly what is happening? You are paying cash. अच्छा, इसमें दो बातें हो सकती हैं कि if you have bought your stationery and stationery you have used to use, you have bought for the usage. तो जब आप कोई पेंसिल, पेपर, स्केल ये लाएंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे, वो एक्सपेंस भी हो सकता है. मगर मैंने आपसे क्या कहा है कि जब तक आप स्टेशनरी यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो आपका एसेट है. और फिर आपको इफ़ यू हैव बॉट योर स्टेशनरी तो what you will do, you will pay for the buying of stationery. Payment means cash is going out. Cash is your asset. Due to payment your asset has been decreased. Decrease in asset should be credited. That is why you are naming cash on credit side. Cash was your asset. Due to payment asset decreased. Decrease in asset should be credited. That is why you have written name of cash on credit side. इसकी पेमेंट देख लेते हैं. 1,000 की स्टेशनरी है तो यू विल मेंशन अमाउंट 1,000 ऑन डेबिट साइड and same amount you will post on credit side. And now you will mention your date. Stationery to cash 17 is your date. Write down 17 डेट है आपकी. अब 17 से आगे क्या हुआ? नेक्स्ट आप कर रहे हैं 20 and what you are doing cash sales. और आगे भी है and banked the same. आपने कैश सेल्स की है और उसी टाइम उसको बैंक द सेम, उसी टाइम आपने उसको जमा भी करवा दिया है बैंक में. और एंट्री क्या है यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, कैश सेल्स की हैं और उसको जमा भी करवा दिया बैंक के अंदर. ये भी दो एंट्रीज हो सकती हैं. इफ़ यू वांट टू डू 2 एंट्रीज दैट वुड बी बेटर थिंग. इफ़ यू वांट टू कंबाइन दिस एंट्री इट मे बी पॉसिबल. पहले मैं आपको कंबाइन करके बता देता हूँ, अगर समझ लग गई तो शायद हम 2 एंट्रीज ना करें. ओके, कैश सेल्स की तो आया क्या आपके पास कैश और आपने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया. और आपको मैंने पहले भी जैसे रिक्वेस्ट की है, जब तक चेक या कैश बैंक में ना जमा करवाएं तब तक आपने बैंक का नाम नहीं लेना. और चूंकि अब आपने बैंक में जमा करवा दिया है, आपने कैश में चीज़ें बेची हैं और बैंक में जमा करवाया, तो बैंक अकाउंट क्या है आपके लिए? बैंक इज़ योर एसेट. You have sold your commodities for cash, received that cash, and on same day you have deposited that cash into your bank account. Your bank account has been increased. Bank is an asset. Due to depositing the amount in cash, your bank account has been increased, means asset increase. Increase in asset should be debited. That is why you will write name of bank on your debit side. Hopefully you have understood. You have sold your commodities, received cash, and that cash is immediately deposited into the bank account. Due to depositing amount in bank will increase. Bank is your asset and ultimately your asset has been increased. Increase in asset should be debited. That is why you have written bank account on debit side. And secondly, what happened? आपने क्या काम किया जिससे पैसे आए? That was sales. चीज़ें आपने बेची थी और sales is your income. Income should be
credited, so you will write sales on क्रेडिट साइड। अब ये दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इसको दो एंट्रीज में करना है तो दो एंट्रीज में कैसे करेंगे। फर्स्ट एंट्री वॉज आपने कैश सेल्स की हैं, यानी कैश में चीज़ें बेची, व्हाट इज़ कमिंग इन कैश। और क्यों कैश आ रहा है, क्योंकि आपने चीज़ें बेची थी, फर्स्ट एंट्री। अब उसके बाद क्या हुआ, यू हैव डिपॉजिटेड द सेम कैश इमीडिएटली ऑन द सेम डे इनटू द बैंक। तो कैश आपके पास जा रहा है, कैश इज़ योर एसेट ड्यू टू पेमेंट, कैश इज़ क्रेडिट, एसेट इज़ डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, दैट इज़ वाई यू हैव रिटर्न कैश ऑन क्रेडिट साइड। कहाँ जा रहा है, इन योर बैंक अकाउंट। तो आप बैंक अकाउंट में इजाफा हो गया, इंक्रीज इन बैंक अकाउंट मीन इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, तो आपने इसको बैंक अकाउंट को डेबिट किया। ले जी, अगर दो एंट्रीज करनी है तो ऐसे कर लें। अब गौर से समझें, कैश डेबिट कैश क्रेडिट कट गया तो बचा क्या, यहाँ बैंक डेबिट और टू सेल, और वही एंट्री आपने यहाँ पे की हुई है। अब आप चाहें तो एक एंट्री करें, आप चाहें तो यूँ दो अलग-अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने दोनों समझा दी हैं तो एक चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं, एक दफ़ा इसको देख लें। पहले आपने चीज़ें बेची, कैश आया और वही कैश चला गया बैंक के पास, दो एंट्रीज। और यहाँ क्या किया, चूंकि गया तो कैश बैंक में है तो यू हैव इंक्रीज योर बैंक अकाउंट, इंक्रीज इन एसेट, एसेट इंक्रीज डेबिट, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। किस वजह से पैसे आए थे, सेल की वजह से। तो ये एक एंट्री कर दें या दो एंट्रीज कर दें, तो दो एंट्रीज करें या एक एंट्री, तो फिर ज़ाहिर है एक ऑप्शन है तो दो एंट्रीज मिटा देते हैं। इसका मतलब है कि एक ही एंट्री अब हम कर रहे हैं। जो चीज़ें आपने बेची थी उसको बैंक में भेज दिया, 20th एंट्री है, आप डेट यहाँ पर मेंशन कर दें 20, ओके। और 20 की यहाँ पर अमाउंट क्या है, 4000, तो 4000 ही अमाउंट आप यहाँ लिख दें। Same amount you will post on your credit side. In this way, this entry has been completed, where you have sold your commodities on cash and cash is immediately deposited in the bank account. Alright, अब 20 एंट्री कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आपके पास है 22nd। 22nd में आपने क्या किया, विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक एंड पेड वेजेस। इसके भी आप अगर इफ़ यू आर विलिंग टू हैव, यू कैन मेक 3 एंट्रीज, यू कैन मेक सिंगल एंट्री, और यू कैन मेक 2 एंट्रीज। तो मैं एक्चुअली इस ओपिनियन में हूँ कि आपको एंट्रीज़ को कंबाइन जितना कम करेंगे उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। चूँकि आपका ये अंडरस्टैंडिंग स्टेज चल रही है एट दिस टाइम, कंबाइनिंग एंट्रीज मीन्स यू आर कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसीजर। मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। और जैसे आपने ये ऊपर वाली एंट्री की, उसमें मैंने आपको कंबाइन एंट्री करके दी है, सेपरेट नहीं करके दी, सेपरेट दिखा दी। इसी तरह से अब जो ये 22nd एंट्री है, पहले आप इसको सेपरेट सीखें। सबसे पहला स्टेप आप टेक ओवर करें। आपने काम क्या किया है, यू हैव विदड्रॉन अमाउंट, यू हैव विदड्रॉन अमाउंट फ्रॉम योर बैंक। बैंक से पैसे निकलवाए हैं, तो इसका मतलब है बैंक अकाउंट इज़ योर एसेट व्हेन यू आर ड्रॉइंग अमाउंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। When you have withdrawn amount from your bank account would be decreased. Bank is your asset, means asset has been decreased, decrease and asset should be credited. That is why you are writing name of bank on credit side. बैंक से पैसे निकलवा लिए हैं, बैंक अकाउंट कम हो गया, एसेट कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, तो यहाँ पर आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब वो अगर विड्रॉ करवाई हैं, बैंक में जाएंगे, आप बैंक से पैसे निकलवाएंगे, तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, यू विल रिसीव कैश। कैश इज़ अगेन योर एसेट व्हेन यू हैव रिसीव योर कैश, कैश इज़ इंक्रीजिंग, ultimately asset is increasing, increase in asset should be debited, that is why you are writing name of cash on debit side. कैश डेबिट कर दिया, बैंक क्रेडिट हो गया, क्योंकि कैश इज़ इंक्रीजिंग एंड बैंक इज़ डिक्रीजिंग। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। अब आपने जो कैश विड्रॉ किया है उसका एक पर्पस था, कैश वॉज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, एंड वाई यू हैव विड्रॉन दैट कैश फ्रॉम द बैंक, एज यू वर विलिंग टू पे योर वेजेस। आपने वेजेस पे करनी थी, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। 3 स्टेप्स में इस एंट्री को करेंगे। वेजेस पे किए हैं, तो व्हाट इज़ गोइंग आउट फ्रॉम यू, cash you are paying, means cash is going out, cash is your asset, due to payment cash is decreasing, decrease in asset should be credited, so you will write name of cash on credit side. This is your first step. अच्छा, किस लिए कैश पे किया है, you have paid that cash for wages, it means wages your expense side is always debited, so what you will do, you will debit your wages account.
अब सबसे पहले इसकी अमाउंट भी साथ में पोस्ट करनी चाहिए। वैसे आपने जो विड्रॉ किया है बैंक से, हाउ मच दैट अमाउंट इज़ 16,000। तो आपने बैंक से 16,000 रुपये निकाले, यू विल पुट 16,000 ओवर हेयर। सेम अमाउंट यू विल पोस्ट ऑन योर सेकेंड साइड, मीन्स क्रेडिट साइड। उसके बाद 16,000 रुपये आप लेकर आए बैंक से और आपने उनमें से वेजेस पे की हैं 6,000 रुपये की। 16,000 रुपये में से 6,000 रुपये की आप वेजेस पे कर रहे हैं, तो वेजेस के आगे डेबिट साइड पे 6,000 और सेम अमाउंट यू विल पोस्ट ऑन क्रेडिट साइड। ये आपने वेजेस पे की, लेकिन 16,000 रुपये निकाल के लाए, 6,000 की अभी तक वेजेस पे की हैं। तो दूसरा काम आपने करना है, और वो दूसरा काम आपने अपना रेंट पे किया है। वो कितना है? 10,000 रुपये का। दो काम किए। सेकेंड वर्किंग इज रेंट पेड, पे किया है तो अगेन कैश इज गोइंग आउट, इट मीन्स योर कैश इज डिक्रीजिंग, कैश इज योर एसेट। अल्टीमेटली एसेट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, दैट इज वाई यू आर राइटिंग कैश ऑन क्रेडिट साइड बिकॉज योर एसेट हैज़ बीन डिक्रीज्ड। ये आपकी क्रेडिट साइड होगी। अब क्यों आप कैश पे कर रहे हैं? सेकेंड काम आपने किया, रेंट इज पेड। Due to payment, rent is your expense, and due to payment your expense has been increased. Increase in expense should be debited, that is why you are writing name of rent on debit side। और उसके लिए जो अमाउंट रेंट की वो बोल रहा है दैट इज़ 10,000। तो अब आपको समझ लग गई कि 16,000 रुपये बैंक से निकाल के लाए और 10,000 रुपये का आपने रेंट पे किया है और 6,000 रुपये की आपने वेजेस पे की। इसका मतलब पूरे के पूरे पैसे आपके यूटिलाइज हो गए। सो दिस इज़ द फर्स्ट वे वेयर यू विल राइट 3 एंट्रीज कंबाइन। 3 एंट्रीज आप करेंगे एक एंट्री की के लिए। जो एक ट्रांजेक्शन आपने की, आपने पैसे निकलवाए बैंक से और उन पैसों को यूज़ करके आपने वेजेस भी पे की और रेंट भी पे की। और एज़ यूजुअल मैं अब आपको इसकी एक ही एंट्री भी करना बता देता हूँ, लेकिन वो आप समझ जाएंगे कि वो एक एंट्री करना और 3 एंट्रीज करना दोनों में डिफरेंस है। अब आपको जो पसंद हो वो आप कर सकते हैं। पहले हम इसकी डेट मेंशन कर देते हैं कि आपने कैश विड्रॉ कराया था बैंक से, ये वाली एंट्री की है और इसकी डेट है 22। तो आप यहाँ पर 22 एंट्री की डेट पुट कर दें और इन सब की डेट सेम है, सेम एंट्री आपने की है। और ये 22 आपके पास बी पार्ट आ जाएगा और ये एंट्री 22 लेकिन सी पार्ट आ जाएगा। और सबसे पहले 22 है लेकिन उसके साथ हम मेंशन कर देते हैं ये ए पार्ट आ गया जी। इस तरह से आपने एंट्री की। अब समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, आप ये काम भी कर सकते हैं कि इन सारी एंट्रीज़ को आप कंबाइन कर दें। और वो कैसे होगा? आपने पैसे निकलवाए हैं बैंक से। सबसे पहले इस बात को सोचना है, यू हैव ड्रॉन अमाउंट फ्रॉम योर बैंक। तो सिंस यू आर टेकिंग अमाउंट फ्रॉम योर बैंक, अमाउंट प्रेजेंट इन बैंक अकाउंट वुड बी डिक्रीज। डिक्रीज इन बैंक अकाउंट मीन्स डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, सो यू विल राइट बैंक अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। अब पैसे आपके हाथ में आए लेकिन आपने अपने पास नहीं रखे, यू हैव immediately paid that amount for 2 type of expenses. First you have paid wages and secondly rent. These are expenses and expense side is fixed, which is debit side. First expense what you have paid is wages, सेकेंड एक्सपेंस यू हैव पेड रेंट। एक्सपेंसिस साइड कौन सी होती है? डेबिट। तो आपने वेजेस को डेबिट कर दिया, रेंट को डेबिट कर दिया। वाई? बिकॉज इट्स एक्सपेंस। और बैंक को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि बैंक से पैसे निकल कर गए थे। वेजेस कितनी आपने पे की हैं? दैट इज़ 6,000। और रेंट कितना पे किया है? दैट इज़ 10,000। और फिर टोटल पैसे जो बैंक से निकलवाए वो कितने थे? 16,000। नाउ यू कैन सी, आप ये जो 3 एंट्रीज़ कर रहे हैं उन 3 एंट्रीज़ की जगह सिर्फ एक एंट्री भी की जा सकती है। वहाँ पर भी आप चेक करें, कैश डेबिट हो रहा है और यहाँ पर 2 जगह पे कैश क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसिल हो गया। डेबिट आपने 16,000 के साथ किया और क्रेडिट 6 और 10 16 के साथ किया। इन दिस वे कैश डेबिट साइड 16,000 इज कैंसल्ड विद कैश क्रेडिट साइड 16,000। कैश तो हो गया कैंसिल। तो बाकी क्या बचा? वेजेस और रेंट बचे। वो आपने वेजेस और रेंट इधर लिख दिए और क्रेडिट साइड पे चूँकि कैश ख़त्म हो गया, सिर्फ एक बैंक बचा तो आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब आपको समझ लग गई होगी। इसके बाद आप बिल्कुल ओपन है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग स्टेज में कॉम्प्लिकेट नहीं करना आपने, इस वजह से मैंने अलहदा लिख दी।
और मैंने इसकी कंबाइन एंट्री भी करके आपको दिखा दी है, सो दैट इट शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। सिंस हमने अभी के लिए ये तय किया है कि आप अलग अलग एंट्रीज़ करेंगे, तो हम ये जो कंबाइन एंट्री है यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ज़हन में सिर्फ रखिएगा कि इस एंट्री को हमने अगर कंबाइन करना है तो फिर हम कैसे करेंगे। उस वक्त तक के लिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। और अब हम 22nd एंट्री कर चुके हैं, तो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। 22nd के बाद है हमारे पास 23rd एंट्री, और उसके अंदर हमने क्या किया, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कैश 6000 एंड चेक 10,000। आपने कैश रिसीव किया 6000 और चेक रिसीव किया 10,000, और बोथ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, दोनों को आपने बैंक में जमा करवा दिया। अब अगर आप समझ रहे हैं तो ये ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है कि एक बंदा एक्स है एंड यू हैव रिसीव्ड कैश एंड चेक। आपने दो चीज़ें उससे रिसीव की हैं, पैसे भी रिसीव किए और चेक भी, लेकिन दोनों को जमा करा दिया बैंक। अगेन यू कैन मेक सिंगल एंट्री एंड यू कैन मेक मल्टीपल एंट्रीज। पहले हम मल्टीपल एंट्रीज कर लेते हैं। अब ये एंट्री है 23rd, और आपने पहले ये एक एंट्री करनी है, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कैश 6000। तो आपने एक्स से कैश रिसीव किया है 6000 का। अगर आपने एक्स से कैश रिसीव किया है तो व्हाट इज़ कमिंग इन, कैश। कैश इज़ योर एसेट, ड्यू टू रिसीविंग योर कैश इज़ इंक्रीजिंग, अल्टीमेटली एसेट इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, सो यू हैव डेबिटेड योर कैश अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हो गई। अच्छा जी, उसके बाद किससे पैसे आपने रिसीव किए हैं, वो आपको पता है कि एक्स इज़ द पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज़ बीइंग रिसीव्ड। यहाँ पे चेक करें, रिसीव फ्रॉम एक्स। एक्स वॉज द पर्सन फ्रॉम whom amount was receivable. He was your account receivable. Since now amount has been received, he is no more your account receivable, no more your asset. After receiving your amount, asset has been decreased. Decrease in asset should be credited. That is why your account receivable X would be रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड। अब आप सोचेंगे अकाउंट रिसीवेबल है, एसेट है, इसको एसेट की साइड तो डेबिट होती है, लेकिन जब आपने कैश रिसीव कर लिया तो इसका मतलब वो अब आपका एसेट नहीं है। ड्यू टू रिसीविंग अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट रिसीवेबल, इट मींस ही इज़ नो मोर योर अकाउंट रिसीवेबल, नो मोर योर एसेट, एसेट कम हो गया। डिक्रीज इन एसेट शुड बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड, दैट इज़ वाई आपने एक्स का नाम क्रेडिट साइड पर लिख दिया हुआ है। ये फर्स्ट एंट्री आपने कंप्लीट की है। आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बाय पार्ट्स इन एंट्रीज़ को कर रहे हैं। पहली एंट्री, आपने एक्स से पैसे रिसीव किए थे 6000 के, और वो 6000 पहले आप यहाँ पर पोस्ट कर दें। डेबिट साइड पर आप लिखेंगे 6000 और सेम अमाउंट यू विल पोस्ट ऑन योर क्रेडिट साइड। ये फर्स्ट पार्ट इस एंट्री का हो गया, और इस एंट्री की डेट थी 23rd। अगेन आप वही काम करेंगे, यहाँ पर डेट लिखते वक्त 23rd ए पोस्ट कर दें, क्योंकि हम इसको कंबाइन नहीं अभी कर रहे हैं। अब इसी 23rd का नेक्स्ट पार्ट है कि उससे चेक भी रिसीव हुआ है, और चेक जो है दैट इज़ फॉर ₹10,000। एक्स से ही चेक रिसीव हुआ है, और चूंकि हमने इसको सेपरेट करना है, अभी वो चेक बैंक में नहीं गया, तो जब तक बैंक में नहीं जाता आपने उस बैंक का नाम नहीं लिखना। फॉर द टाइम बिंग आपके पास चेक आ रहा है, तो आप यू वर सपोज टू राइट चेक, कि चेक इज़ यू आर रिसीविंग योर चेक, चेक इज़ कंसिडरेबली योर एसेट। रिसीविंग मीन्स कि आपके एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है। चेक का नाम आपको डेबिट साइड पे लिखना चाहिए। इन अकाउंटिंग वी डू नॉट राइट नेम ऑफ चेक, तो फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरीली आप उसको एज कैश अपना एसेट कंसिडर करेंगे, जबकि वो अभी कैश हुआ नहीं। किससे रिसीव कर रहे हैं, फ्रॉम ए, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड एक्स was your account receivable. You have received a check from X. Now he is no more your asset, no more account receivable. Asset is decreasing. Decrease in asset should be credited. That is why you are writing name of account receivable X on credit side. ये आपने उससे चेक रिसीव किया। चेक की जो अमाउंट है वो जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है, चेक वॉज 10,000, तो 10,000 की अमाउंट आप पोस्ट करेंगे यहाँ डेबिट साइड पर, और सेम अमाउंट यू विल राइट ऑन योर क्रेडिट साइड। अच्छा जी, अब हम एंट्री नंबर 23rd कर रहे हैं, और इसके दो पार्ट्स हमने कंप्लीट किए। 23rd इसके साथ आप लगा दें बी पार्ट। ओके, अब एक काम उसने और किया 23rd के अंदर, और वो ये स्टेज है कि बोथ, यहाँ पर वो डिस्कस कर रहा है बोथ, यानी कि जो कैश मिला और चेक मिला,
बोथ वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, दोनों को ही उसने बैंक में जमा करवा दिया। ओके, बैंक में जमा करवाया तो उसका क्या मतलब निकलता है कि आपने अपने अपने कैश को और अपने चेक को, ये आपके पास कैश था, ये आपके पास चेक था, दोनों को बैंक में जमा करवाया। इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड कैश एंड चेक्स इनटू योर बैंक अकाउंट, इट मीन्स अमाउंट प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट वुड बी इंक्रीज्ड। बैंक इज योर एसेट। ड्यू टू डिपॉजिटिंग अमाउंट योर एसेट हैज़ बीन इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड। दैट इज़ वाई यू आर राइटिंग नेम ऑफ बैंक ऑन योर डेबिट साइड। ओके, यहाँ पर आपने अपने बैंक को डेबिट कर दिया। और अब आप थोड़ी सी बात को समझें कि ये आपके पास कैश पड़ा हुआ था, ये भी निकल कर चला गया और बैंक में गया, और ये दूसरा आपके पास चेक था, ये भी निकल के गया और बैंक में गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैश जब आए तो आपने उसको डेबिट साइड पे लिख दिया था। अब चूंकि कैश आपके पास से निकल कर जा रहा है तो आप उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। पहले तो जो प्योर कैश था आप उसको लिख दें और यहाँ उसको मेंशन कर दें। जो प्योर कैश था दैट वाज 6000, तो आप पहले तो यहाँ 6000 मेंशन कर दें। अच्छा, आपने चूँकि दूसरा जो कैश था चेक वाला उसको भी बैंक में जमा करवाया तो उसको आप टू कैश लिखें। आपने वैसे नहीं लिखना, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो चेक था वो भी निकल कर चला गया आपके बैंक अकाउंट में, और वो चेक कितने का था, 10,000 का, तो यहाँ मेंशन कर दें 10,000। अब कलेक्टिवली बैंक अकाउंट में कितना इजाफा हुआ, 6,000 रुपये का आपके पास कैश था जो आपने बैंक में जमा करवाया, 10,000 रुपये का चेक था, तो कलेक्टिवली 16,000 रुपये का इजाफा हुआ। इस तरह से ये एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हुई। इसको क्लोज करने के लिए एक लाइन लगा दें। ये 23rd एंट्री तो थी मगर हमने इसको कंसिडर किया अपना सी पार्ट, चूँकि एंट्री में 3 अलग अलग तरीके से ट्रांजैक्शन दी हुई थी। सबसे पहले यू हैव रिसीव कैश ऑफ 6,000, देन चेक ऑफ ₹10,000 एंड बोथ हैव बीन डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट, मींस इंक्रीज इन बैंक अकाउंट वुड बी 16,000। अब आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इट कैन बी कंबाइंड, ये इन तीनों की एक ही एंट्री हो सकती है। एक्चुअली आपने क्या किया, यू हैव रिसीव्ड कैश एंड चेक फ्रॉम एक्स, और आप वहीं बैंक में ही खड़े हुए थे और आपने वहीं से कैश और चेक पकड़ा और बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, बोथ कैश एंड चेक्स हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट, अमाउंट प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट हैज बीन इंक्रीज, बैंक इज योर एसेट, एसेट इज इंक्रीज, अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट वुड बी योर बैंक अकाउंट हैज बीन इंक्रीज। और दूसरी बात ये है कि आपने ये किससे रिसीव किया, कैश, account receivable X से he was your account receivable, that means he was your asset. Since you have received your amount from X, he is no more your asset, no more account receivable, asset is decreased, decrease in asset should be credited, that is why you will name X on credit side, he was your account receivable। यहाँ पर सिर्फ मेंशन करने के लिए लिख रहा हूँ कि वो कैश है, सिर्फ मेंशन करने के लिए लिखने का मतलब है कि आपने इसको बाद में मिटा देना। और दूसरी बात, आपने X से चेक रिसीव किया, एक्सप्लेनेशन सेम है। अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि चेक रिसीव करने के बाद आपका जो अकाउंट रिसीवेबल था, ही इज़ नो मोर योर अकाउंट रिसीवेबल बिकॉज यू हैव रिसीव्ड अमाउंट, he is no more your account receivable means he is no more your asset, asset has been decreased, decrease in asset should be credited, that is why you have written name of X on credit side। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए साथ में जो वैल्यूज़ लिख रहा हूँ आपने इसको लिखना नहीं है। 2 के साथ 2 वैल्यूज़ जो नज़र आ रही है ना, कैश और चेक, ये आपने बाद में मिटा लेनी है। बैंक में अल्टीमेट इजाफा क्या हुआ है कि 6,000 रुपये का आपके पास कैश था और चेक आपके पास 10,000 का था। आपने चूँकि दोनों को ही बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक में इजाफा हुआ, 1 ज़ीरो कम है, बैंक में अल्टीमेटली इंक्रीज़ हुआ 16,000 का। इसके अंदर कैश था 6,000 का और चेक था 10,000 का, तो यूँ आपके पास टोटल जो इंक्रीज़ हुआ वो 16,000 का हुआ। यहाँ रुक के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इधर एक स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट लें। आप इस सारी एंट्री को या तो 3 हिस्सों में बांट दें और एंट्री को आप या तो ऐसे कर लें या फिर इस एंट्री को इस तरीके से कर लें। दोनों ही मेथड आपके लिए सूटेबल हैं, जो आपको लगता है कि ठीक है ये लेंथी है लेकिन समझ में आने वाली बात है। हेयर यू हैव रिसीव कैश, हेयर यू हैव रिसीव चेक, बोथ डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब यहाँ देखिए कैश डेबिट डेबिट 6 और 10 16 से, और कैश ये 2 कैश यहाँ पे नज़र आए क्रेडिट हो रहे हैं
यहाँ पर ये दो कैश क्रेडिट हो रहे हैं, 6,000 और 10,000, 16,000। तो आपको नज़र क्या आ रहा है, कैश डेबिट डेबिट 6 और 10, कैश क्रेडिट क्रेडिट 6 और 10, कैश तो कट गया। तो फिर बचा क्या, बैंक डेबिट साइड पे और एक्स और एक्स। तो बैंक डेबिट साइड पे एक्स और एक्स। अब आपका दिल करे तो आप कंबाइन कर रहे हैं, आपका दिल करे तो आप इसको सिंगल एंट्री कर दें। चूँकि हम इस वक्त जो है फंक्शनैलिटी हमारी स्टार्टिंग की है, तो हम जो है कंबाइन एंट्री इस वक्त फ्यूज़ कर रहे हैं। कुछ देर के लिए इसको आप रिलीज़ कर दें, मगर आप प्लीज़ यहाँ से स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा इतना, जिसमें आपने और समझ लेना है एंट्रीज़ को अगर कंबाइन करना हो तो कैसे किया जा सकता है। ओके, अब आप ये वाली एंट्री इसको ख़त्म कर दें और हम अब एंट्री नंबर नेक्स्ट प्रोसीड करने लगें, और वो है 23 के बाद। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। 23 के बाद 25th एंट्री है, और वो क्या, रिसीव चेक फॉर द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एंड बैंक्ड। अब इस एंट्री को भी आप कंबाइन भी कर सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। आपने किया क्या है, आपने एक चेक रिसीव किया है, और किस वजह से चेक रिसीव किया, आपने एक मशीन बेची है और फ़ौरन आपने बैंक में भी जमा करवा दिया। अब इसको अलग-अलग एंट्री की जा सकती है, दोनों बातें मैं आपको समझा दूंगा। और यहाँ पर आके आप पहले तो ये देखें कि आपने अपनी मशीन बेची और चेक रिसीव किया। यू हैव सोल्ड योर मशीनरी एंड रिसीव चेक। सोल्ड मशीनरी मीन्स machine is going out, machine was your asset, and since you are selling your asset, asset is decrease in asset should be credited. That is why you will write name of machine on credit side, and what reason it is, आपको अच्छी तरह से पता है कि मशीन चूँकि आप बेच रहे हैं, आपके पास से मशीन जा रही है, एसेट में कमी जिसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए मशीन को आपने क्रेडिट किया, और आपने उस मशीन के बदले में चेक रिसीव किया। अभी चेक चूँकि बैंक में नहीं गया, तो फॉर द टाइम बिंग, वैसे तो आपको लिखना चाहिए यहाँ पे चेक रिसीव किया है, फॉर द टाइम बिंग वो बैंक में नहीं गया तो आप उसको कैश कंसिडर कर लें। और चेक को सिर्फ हमने समझने के लिए लिखा हुआ है। जिन जिन चीज़ों को मैं इटैलिक करता जा रहा हूँ वो आप लोगों ने नहीं लिखनी, उसको मिटा देना है, अभी सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप आपने क्या टेक ओवर किया, मशीन बेची और चेक रिसीव किया। और फिर जो नेक्स्ट स्टेज में आप काम कर रहे हैं, आपने उसको बैंक में भी जमा करवा दिया। वही जो चेक रिसीव किया वो बैंक में चूँकि जमा हुआ है। ये पहला जो स्टेप है, यहाँ पर एंट्री आप अपनी क्लोज़ कर दें। और अब आप ये देखें कि आपने ये चेक रिसीव किया था, यही चेक आपके पास से अब निकल कर जा रहा है, क्योंकि बैंक में जमा करवाना है तो आपके पास नहीं रहेगा। ये चेक आपके पास से अगर निकल कर गया, पहले जब रिसीव किया था तो डेबिट किया हुआ था कैश, अब चूँकि आपके पास से ये जा रहा है तो देर इज़ डिक्रीज़ इन योर एसेट, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड। ये चेक एक तरह से आपका एसेट था, चला गया आपके पास से, क्रेडिट हो गया कहाँ, इन योर बैंक अकाउंट। व्हेन यू विल डिपॉजिट एनी चेक और कैश इन योर बैंक अकाउंट, इट मीन्स अमाउंट प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट वुड बी इंक्रीज इन बैंक अकाउंट मीन्स increase in asset should be debited. That is why you are writing name of your bank account on debit side. Okay, अब चेक आपने कितने का रिसीव किया था, पहले आप उसको फॉलो कर लें। आपने रिसीव्ड अ चेक फॉर द सेल ऑफ, और अच्छा जी आगे लिखा हुआ है अमाउंट इज़ 16,000, मैं पीछे उसको सर्च कर रहा था। 16,000 रुपये की आपने मशीन बेची। You have sold your machinery for 16,000 and received a check for the same amount. और फिर आपने क्या किया, जैसे मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की, यही वाला जो चेक है ये आप बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपके पास ये जो 16,000 वाला चेक है निकल के चला गया कहाँ, आपके बैंक के अंदर। इट मीन्स योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो ये आपने दो एंट्रीज़ की हैं। अब आप चाहें तो इन दो एंट्रीज़ की जगह पर एक ही एंट्री कर सकते हैं, और उसका आसान तरीका क्या है, आप देखा करें कि कैश को ऑब्जर्व करें तो आपको समझ लग जाएगी। अच्छा जी, यू हैव सोल्ड योर मशीनरी, रिसीव चेक, सेकंड स्टेप, एंड सेम चेक हैज़ बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, और सेम डेट थी। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, चेक हैज़ बीन डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट, इट मीन्स अमाउंट प्रेजेंट इन बैंक विल बी इंक्रीज्ड। इंक्रीज इन बैंक मतलब इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड। दैट इज व्हाई यू विल राइट नेम ऑफ बैंक ऑन डेबिट साइड।
और क्यों आपको चेक रिसीव किया? क्योंकि यू हैव सोल्ड योर मशीनरी इज गोइंग आउट, मशीन इज योर एसेट, सिंस यू आर सेलिंग योर एसेट देयर इज डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, दैट इज व्हाई यू आर राइटिंग नेम ऑफ योर एसेट ऑन क्रेडिट साइड, एसेट वाज मशीन विच इज़ डिक्रीजिंग, इसको आपने क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया, सेम सिंगल एंट्री। और वो कितने का चेक था? 16,000 का था, तो आप यहाँ पर 16,000 की अमाउंट पोस्ट कर दें। इधर एक ज़ीरो ज़्यादा, मैं इसको ज़रा ख़त्म कर दूँ। ओके, अब इस जगह पर आप रुक के देखें, यू कैन मेक 2 एंट्रीज और यू कैन मेक सिंगल एंट्री, इट्स अप टू यू। और चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिसाइड किया है कि हम कंबाइन एंट्रीज अभी नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट कभी इसको फॉलो अप करेंगे, तो मैं यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें। और से ऊपर 2 एंट्रीज़ हैं और से नीचे 1 एंट्री है। स्क्रीनशॉट लेके बाद में संभाल के रखें समझने के लिए। फिल वक्त आई एम क्लियरिंग इट, ये अभी हमारे काम की नहीं है एंट्री, हम इसको कंबाइन नहीं रखना चाहते, इसको हम क्लियर कर देते हैं। और ये चूँकि हमने अलग-अलग एंट्रीज़ की हुई हैं, अब समझ में आ गई है बात, तो हम इसका जो डिस्टिंक्शन है वो भी ख़त्म कर देते हैं। 23 के बाद की एंट्री की थी, रिसीव अ चेक फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, इसकी डेट थी 25, तो यू विल पुट 25 ओवर हेयर। ओके, और ये 25 का ए पार्ट था, ताकि बाद में हमें पता हो, ऐसा ना हो कि डेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। सेकंड एंट्री भी 25 है, लेकिन ये पार्ट बी था, इस तरह से ये एंट्री भी कंप्लीट हुई, ये नहीं चाहिए हमें, इसे ख़त्म कर देते हैं। 25 के बाद अब जो एंट्री आपके सामने है दैट इज़ 28, और 28 में क्या लिखा हुआ है? पेड बाय कैश एंड चेक 6,000। अच्छा, ये क्वेश्चन ही इस तरह का है कि आप इससे कंबाइन एंट्रीज और सेपरेट एंट्रीज दोनों कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? पेड बाय कैश 4,000 और चेक 6,000, 2 एंट्रीज हैं, तो पहले आप दोनों अलग-अलग करें। और आपने एंट्री पहली क्या समझनी है? पेड बाय कैश, वाई को आपने पैसे दिए हैं 4,000 रुपये। इफ़ यू हैव पेड अमाउंट टू वाई, तो दैट मीन्स अमाउंट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, cash is your asset, due to payment your asset has been decrease in asset should be credited, that is why you will write name of cash on credit side first thing। or to whom you have paid this cash, your account payable, and who was your account payable, यहाँ पर वो mention किया हुआ है कि why was the person who is account payable। account payable is your liability, if you have paid your cash that means you have decreased your liability, decrease in liability should be debited, so you will write name of your account payable on debit side। ये आपकी liability थी, it was your liability since you have paid the amount to your creditor or account payable, now he is no more your liability, there is decrease in liability should be debited, you have named y on debit side। ये आप एंट्री नंबर 25 के बाद कर रहे हैं, और एंट्री है यहाँ पर 28, तो आप डेट मेंशन कर दें यहाँ पर 28। ओके, और ये उसका ए पार्ट आप कंसिडर करेंगे। आपने वाई को पैसे दिए हैं, और पैसे कितने दिए वाई को? दैट इज़ मैंशनड लाइक 4,000, और 4,000 ही आप इधर अमाउंट लिखेंगे। डेबिट साइड would be 4,000 and same amount you will post on your credit side। इस तरह से ये हाफ पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन पहला पार्ट है, आप लाइन लगा के इसे क्लोज कर दें। अब आप करेंगे जो 28 के अंदर सेकंड पार्ट है, मतलब बी पार्ट, उसको कंप्लीट करेंगे। और वो कैसे? देखें, आपने यहाँ तक पूरा किया पेड वाई और कैश, और आगे क्या कह रहा है? उसी बंदे को वाई को आपने चेक के ज़रिए भी पेमेंट की है। अगर वाई को चेक दिया है तो इसका क्या मतलब? वाई विल गो टू योर बैंक अकाउंट, विल प्रेजेंट दैट चेक टू बैंक, इट मीन्स अमाउंट वुड बी withdrawn from your bank account, amount present in your bank account would be decreased, it means bank is your asset would be decreased, decrease in asset should be credited, so your bank account would be credited, क्योंकि वो पैसे आपके बैंक से निकलवाएगा। और कैश किसको रिसीव होगा? वाई को। वाई वाज योर अकाउंट पेएबल, सिंस यू हैव पेड अमाउंट टू वाई ही इज नो मोर योर लाइबिलिटी, देयर इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी शुड बी डेबिटेड, दैट इज वाई यू विल नेम योर अकाउंट पेएबल ऑन डेबिट साइड। So this way you have completed your 2 entries। अब यहाँ पर मैं आपसे
रिक्वेस्ट करते हुए इसको कंबाइन करना भी आपको बताऊंगा, चूँकि आपका स्टार्टिंग का पीरियड है, टाइम से मत घबराइएगा बिकॉज इट्स अ टाइम टू लर्न। अभी आपको सीखने के लिए अगर पूरी तरह से समझ में होगी तो यू विल बेटर बी इन प्रोग्रेस। जो चेक की अमाउंट है पहले हम वो पोस्ट कर दें। चेक यहाँ पर लिखा हुआ है 6000 का, तो आप 6000 ही यहाँ पर पोस्ट कर दें डेबिट साइड, और सेम अमाउंट यू विल राइट ऑन योर क्रेडिट साइड। ओके, ये आपने इसको एक अलग अलग एंट्रीज़ की हैं। अब ये सारी एंट्री आप यहाँ से दोबारा पढ़ें, और लिखा क्या हुआ है कि आपने वाई को पहले कैश दिया और वाई को ही चेक दिया, वाई को कैश दिया और वाई को ही चेक दिया। तो इफ़ यू हैव पेड कैश, उसका क्या मतलब है कि आपके पास से कैश इज़ गोइंग आउट, एंड इफ़ कैश इज़ गोइंग आउट, कैश इज़ योर एसेट, asset is decreasing, decrease in asset should be credited, that is why you will name cash on credit side। पहली बात तो ये हो गई, ये कैश क्या चीज़ है, ये प्योर कैश है। और उसके बाद आपने उसको, जैसे मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट की कि आपने उसको चेक के ज़रिए भी पेमेंट की है। चेक के ज़रिए पेमेंट करने का मतलब है कि ही विल गो टू योर बैंक अकाउंट, विल प्रेजेंट दैट चेक टू योर बैंक, अमाउंट वुड बी विदड्रॉन, इट मीन्स अमाउंट प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट वुड बी डिक्रीज्ड। बैंक इज़ योर एसेट, since amount has been decreased, decrease in amount would cause your asset decrease, decrease in asset should be credited, that is why you will name your bank account as well on credit side। अब this cash has been given to Y and check has been given to Y, Y was your account payable, he was your liability, since you have paid that amount to Y, your liability has been decreased, decrease in liability should be debited, that is why you are naming your account payable ऑन डेबिट साइड। लें जी, ये अगर कंबाइन करना है तो आप ये वाली एंट्री कर सकते हैं, और अगर आपने इसको अलग अलग रखना है तो इस तरह से आप दो एंट्रीज़ कर सकते हैं, अलग अलग भी हो सकती है और ये कंबाइन एंट्री भी हो सकती है। और जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हम चूँकि कंबाइन अभी नहीं कर रहे, तो आपने कैश दिया था, साथ में ये अमाउंट भी समझा दूँ। अगर आपने कैश दिया था 4000, तो 4000 आप कैश के सामने लिखें। चेक दिया था आपने 6000 का, तो 6000 आप बैंक के सामने लिखें, और टोटल पेमेंट जो आपने की दैट वाज 10000 वो यहाँ लिख दें। अगर तो आपने कंबाइन करना है तो आप यूँ एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर अलग-अलग करनी है तो पहले आप वाई को कैश दिया तो अलग एंट्री कर दें, फिर वाई को चेक दिया तो अलग एंट्री कर दें, ऐसे भी कंप्लीट की जा सकती है। और हम अब चूँकि कंबाइन नहीं एंट्री कर रहे, यहाँ पे आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये अब नहीं चाहिए, एंट्री क्लियर हो गई और भी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। लेकिन जो 28B हो गया। अब आप अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ आएँ, वो है 30th एंट्री, और 30th में लिखा हुआ है बैंक चार्ज्ड कमीशन। क्या मतलब हुआ इसका? बैंक चार्ज्ड कमीशन, बैंक ने कमीशन चार्ज किया, और नॉर्मली they do not ask you to come and pay the amount of commission or interest. What they do, they deduct amount from your bank account, they charged commission। अगर उन्होंने चार्ज कमीशन किया तो what I have said, they do not ask you to come to pay, what they will do, they will deduct amount from your bank account, it means your amount present in your bank account would be decreased। bank is your asset, amount has been decreased, it means asset decrease in asset should be credited, so you will write your bank account on credit side। why? because amount has been drawn from your bank account or deducted amount from your bank account। किस वजह से? वो कमीशन है, since you are paying amount for commission, so commission is your expense, expenses should be debited, so you will write name of commission on debit side। यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो गई। और 28B के बाद जो एंट्री आप कर रहे हैं दैट इज़ 30th एंट्री, और उसकी अमाउंट भी आप देख लें, वो 1000 है, तो 1000 आप यहाँ पर अमाउंट भी पोस्ट कर दें। यू विल राइट डेबिट साइड 1000 एंड सेम अमाउंट यू विल पोस्ट ऑन योर क्रेडिट साइड। सिंस एंट्री हैज़ बीन completed, यू विल क्लोज दिस एंट्री बाय पुटिंग अ लाइन। और 28 के बाद ये एंट्री थी, तो उसकी जो डेट है 30 है, यू विल मेंशन डेट ओवर हेयर 30, एंट्री कंप्लीटेड। अब हम आते हैं जी लास्ट एंट्री, एक्स चेक डिसऑनर्ड। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंट्री टू अंडरस्टैंड। फॉर मी ब्यूटी इज़
नॉलेज, ब्यूटी इज़ विजडम, ब्यूटी इज़ स्किल। तो यहाँ पर जो लास्ट एंट्री है एक्स चेक डिसऑनर्ड। अब आपको पहले ऊपर जाके देखना है कि एक्स से चेक रिसीव कब हुआ था, वो आपको नज़र आ रहा है, यू कैन सी ओवर हेयर 23rd एंट्री में एक्स का नाम आ रहा है और उससे आपने चेक रिसीव किया था 10,000 का, और यही वाली एंट्री है जो नीचे आके आपको पता चल रहा है कि वो डिसऑनर हो गया। यानी जो एक्स से चेक रिसीव किया था वो डिसऑनर हो गया और ऊपर एक्स की एंट्री है 23rd। अब आप भी क्या करें, पहले आप 23rd में जाएं, वहाँ से आपने जो चेक रिसीव किया था वो उस अमाउंट को आप पिक करें। एक्स से चेक 10,000 का रिसीव किया था, यहाँ पर ये 10,000 का, इसके साथ मैं थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ आपके समझाने के लिए कि इट वाज चेक, और चेक को ज़रा डिफरेंट कर देता हूँ कि ये एंट्री का हिस्सा नहीं है। इस एंट्री पे आप फोकस रखिए, आपने चेक रिसीव किया था 10,000 का। अब वो चेक जो है डिसऑनर हो गया, उसी चेक को आपने बैंक में जमा करवाया हुआ था। ख्याल रहेगी बात, यहाँ पर चेक था 10,000 रुपये का, वो आपने एक्स से चेक रिसीव किया हुआ था, वही आपने बैंक में जमा करवाया और अब वो डिसऑनर हो गया। उसी डिसऑनरिंग को आप यहाँ डिस्कस करने लगे हैं। देखें, आपने जो चेक एक्स से रिसीव किया था दैट चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट। 10,000 रुपये का चेक आपके पास से निकल के गया, कहाँ पर, बैंक में। बट बैंक हैड रिफ्यूज टू पे ड्यू टू एनी रीजन, मे बी signatures were not valid, maybe date was not mentioned, maybe amount in numbers is not matched with the amount written in alphabets, वो मैच नहीं हुई। Check was not in a good condition, date has been passed, several reasons can be described, payment which you have made to which you have received from your ex in shape of check now dishonored। एक्स का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, बैंक अकाउंट में आपने समझा था इजाफा हुआ। ये देखें आप, एक्स वाले चेक का बैंक अकाउंट में इजाफा करके बैठे हुए थे, चेक डिसऑनर हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके बैंक में इजाफा नहीं हुआ। उस वक्त इजाफा हो गया था व्हेन यू हैव डिपॉजिटेड चेक इन योर बैंक अकाउंट, अब इजाफा नहीं हुआ तो इट मीन्स द एसेट और द बैंक हैज़ बिन डिक्रीज्ड, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, यू विल नेम बैंक ऑन क्रेडिट साइड, चेक डिसऑनर हो गया। अब when check would be dishonored, where you will go? You will go to X and will ask that your check has been dishonored. You are still my account receivable, or still amount is receivable from you. You are again my asset as an account receivable. It means asset has been increased. Increase in asset should be debited. So you will name X as account receivable on debit side. आपको पता चल गया है कि हमने डेबिट साइड पर अकाउंट रिसीवेबल क्यों लिखा है, क्योंकि हम उसको बता रहे हैं कि योर चेक हैज़ बिन डिसऑनर्ड, यू आर स्टिल लायबल टू पे द अमाउंट, एंड फॉर अस यू आर स्टिल आर एसेट, स्टिल यू आर अकाउंट रिसीवेबल, एसेट हैज़ बिन इंक्रीज्ड, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, सो यू हैव पुट द नेम ऑफ एक्स ऑन डेबिट साइड। अब एक्स का जो चेक था जो आपने भेजा था बैंक में, दैट अमाउंट वाज 10,000, you will post amount of 10,000 over here, and same amount you will post 10,000 over here. In this way, last entry date was 31, you have completed 31 over here. Entry has been completed, so you will put a line to close the entries. In this way, step by step we have gone and look at that how many entries we have completed. This was your question number 4. All entries have been completed. Journal entries we have put, and now our next step is to put these journal entries into your cash book. Guys, in this way we have completed all of our journal entries which were given in the question, and the next step is to put these journal entries into cash book. और एज़ यूजुअल यहाँ पर कैश और बैंक डेबिट साइड पे नज़र आ रहे हैं और कैश और बैंक ही क्रेडिट साइड पे नज़र आ रहे हैं. What we will do, we'll see if cash is present in our journal entry. If it is debit, we will post on debit side of cash. Same procedure we will adopt for the bank, and if cash or bank is credit, here you can see bank is credit, we will go to the credit side and will post amount on credit side of the bank. Same procedure will be adopted for the cash account. अगर कैश और बैंक
जनरल एंट्रीज़ के अंदर डेबिट हैं तो बस आपने डेबिट में लिखना है, अगर कैश और बैंक क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखना है। नथिंग इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल प्रोसीजर इज़ टू क्रिएट लेजर्स। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि वी हैड कंबाइंड 2 लेजर्स, कैश एंड बैंक एट द सेम प्लेस। ऑलराइट, कम टू द फर्स्ट एंट्री। आपके पास कैश और बैंक दोनों आपने ढूंढने हैं, दोनों में से कौन सी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो वी हैव कैश विच इज़ ऑन डेबिट साइड, 60,000 you will post on debit side of cash. First step, you will put 60,000, 60,000 डेबिट साइड पे लिखना है। और क्यों लिखना है, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड पे टू बैलेंस लिखा हुआ है, वही टू बैलेंस आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे। साथ में यू विल फिक्स योर डेट, दैट इज़ 1। इस तरह से आपकी पहली पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। कैश डेबिट हो रहा था, आपने डेबिट साइड पे कैश में लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री में चेक करें कैश और बैंक में कौन सी चीज़ अवेलेबल है। तो वी हैव बैंक विच इज़ डेबिटेड, सो यू विल गो टू द डेबिट साइड ऑफ द बैंक और वहाँ पर 80,000 की अमाउंट है तो पुट 80,000 एज एन अमाउंट, 80,000 रुपया यहाँ पे लिख दें। और चेक करें कि बैंक क्यों डेबिट हो रहा है, बैलेंस की वजह से। सो यू विल राइट ओवर हेयर बैलेंस और इसकी भी डेट 1 है, आपको नज़र आ रही होगी, तो मेंशन डेट 1। नेक्स्ट प्रोसीजर, यहाँ चेक करें कि क्या कैश और बैंक में कोई चीज़ है। तो यस वी हैव बैंक, बैंक इज़ बीइंग क्रेडिटेड 14,000। तो यू विल गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक एंड विल पुट अमाउंट 14,000, 14,000 आप यहाँ पर पुट करेंगे। और सी वाई 14,000 यू आर राइटिंग ऑन क्रेडिट साइड, बिकॉज ऑफ फर्नीचर। इस साइड पे आप इसके सामने एक्सप्लेन कर दें फर्नीचर, बट यू विल यूज़ अ वर्ड बाय विद इट। और 14,000 वाली जो एंट्री है इसके साथ 2 डेट लिखी हुई है, साथ में आप मेंशन कर दें डेट 2। दिस वे यू हैव कंप्लीटेड योर थर्ड एंट्री। ओके, अब आप नेक्स्ट एंट्री में चेक करें कैश और बैंक में क्या चीज़ अवेलेबल है। तो आपको पता चल रहा है कैश डेबिट हो रहा है एंड द अमाउंट इज़ 20,000। तो डेबिट साइड पे आएँ और यहाँ पर आप अमाउंट पोस्ट कर दें 20,000। 20,000 रुपया आपने डेबिट साइड पे लिखा, लेकिन 20,000 डेबिट साइड पे क्यों लिखा, कैश डेबिट हो रहा था टू ए अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। तो आप यहाँ पे टू ए अकाउंट रिसीवेबल मेंशन कर दें। और साथ में ये 20,000 वाली एंट्री की डेट थी 5, तो 5, लेकिन ये इसके साथ ए लगा हुआ है, वो भी साथ में लगा दें ताकि इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड हैव इन योर माइंड विच एंट्री डज हैव द प्रॉब्लम। उसको करेक्ट करने में, रेक्टिफाई करने में देयर विल नॉट बी एनी डिफ़िकल्टी इफ़ डेट इज़ मैंशनड। ये हमने 20,000 वाली एंट्री कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास एंट्री नंबर 5B है, उसमें कैश डेबिट हो रहा है 10,000 से। यू विल कम ओवर हेयर, विल राइट 10,000 ऑन डेबिट साइड। अब ये 10,000 क्यों डेबिट हो रहा है, बी की वजह से। तो 2B जो कि आपके लिए अकाउंट रिसीवेबल था, आपने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। और ये 10,000 वाली एंट्री की जो डेट थी वो 5B थी। मेंशन डेट ओवर हेयर 5B, एंट्री हैज़ बीन कंप्लीटेड फॉर 10,000। अब 10,000 के बाद आपके पास नेक्स्ट एंट्री 20,000 की कैश क्रेडिट हो रहा है 20,000 रुपये से। सो व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू कैश अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड, विल पोस्ट 20,000। अब ये जो 20,000 है ये किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, आर की वजह से, जो अकाउंट पेएबल है। 8th एंट्री आप कर रहे हैं 5 के बाद, लेट मी कंफर्म इट। तो 20,000 की एंट्री आप कंप्लीट कर रहे हैं। 8A उसकी डेट है, तो आप मेंशन कर दें 8A। और 8A जो है किस वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है, आर अकाउंट पेएबल की वजह से। तो हेयर यू विल मेंशन आर अकाउंट पेएबल, बट यू विल यूज़ द वर्ड बाय विद इट, बाय आर अकाउंट पेएबल। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री आप चेक कीजिए, यहाँ पर बैंक भी है और कैश भी है। इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। इसका मतलब है बैंक भी आएगा और कैश भी आएगा। तो फर्स्ट स्टेप आप टेक ओवर करें। 8B का बैंक डेबिट हो रहा है 10,000 रुपये से। डेबिट साइड पे यहाँ पर देखें ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड बैंक पे आएँ और अमाउंट पोस्ट कर दें 8B आप एंट्री कर रहे हैं। ओके जी, बैंक की डेबिट साइड पे आपने 10,000 पोस्ट किया और कौन सी एंट्री थी, 8B। यहाँ पर आप इसकी डेट मेंशन कर दें 8B।
और 8B आप दोबारा चेक कीजिए, बैंक क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि कैश की वजह से। तो यहाँ पर आप टू कैश मेंशन कर दें। कीप इट इन माइंड, वन पार्ट हैज़ बीन सॉल्व ऑफ 8B। ये आपके पास 8B एंट्री है, इसमें कैश भी है। तो हमने ये डिसाइड किया था वेर एवर कैश एंड बैंक विल प्रेजेंट वी विल पोस्ट दैट एंट्री। इन दिस एंट्री बोथ बैंक एंड कैश बोथ आर प्रेजेंट। तो वी हैड ऑलरेडी पोस्टेड बैंक अकाउंट, नाउ वी विल पोस्ट कैश। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट 10,000 से, तो आप क्रेडिट साइड पे जाएंगे, कैश में जाएंगे और हेयर यू विल राइट 10,000 एज योर कैश। अब ये 10,000 कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है, उसकी सेंस आप समझें। 8B एंट्री है बैंक की वजह से, यहाँ पर आप मेंशन कर दें बाय बैंक, और एंट्री आपकी 8B है, डेट भी आपने साथ में मेंशन कर दी। ले जी 8B आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद 12 एंट्री है और कैश क्रेडिट हो रहा है। तो पहले क्रेडिट साइड पर 12 नंबर आप पोस्ट कर दें, सो दैट वी कैन हैव अ कंफर्ट जोन कि हम किस एंट्री को पुट कर रहे हैं। अब 12 में आप जाएं, वहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 15,200 से। तो क्रेडिट साइड कैश अकाउंट वहाँ पर पोस्ट करें अमाउंट 15,200। और ये 15,200 जो है क्यों आप लिख रहे हैं, क्योंकि परचेज डेबिट हो रही थी, इसलिए कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट इस वजह से हो रहा था कि परचेज डेबिट है, सो यू विल मेंशन ओवर हेयर बाय परचेज या परचेजेस। 12th एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आपने 17th एंट्री करनी है, उसमें कैश क्रेडिट हो रहा है। तो दोबारा आप क्रेडिट साइड पे जाएं एंड यू विल पुट 17 डेट। वापस यहाँ पर देखें 17 में कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, इसलिए आप क्रेडिट साइड पे जाके कैश में 1000 पहले पोस्ट करेंगे। और अब आप चेक करें 17 एंट्री, उसके अंदर कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि स्टेशनरी की वजह से। तो यहाँ आएँ और बाय स्टेशनरी आप पोस्ट कर दें। हैंस एंट्री नंबर 17 हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब 17 के बाद आपका 20th एंट्री है, उसमें बैंक डेबिट हो रहा है। तो बैंक की डेबिट साइड पर यहाँ आएँ और आप अमाउंट पोस्ट कर दें। यहाँ पर पहले डेट मेंशन कर दें, इट वाज 20, और 20 की एंट्री के अंदर आप क्या कर रहे हैं, बैंक डेबिट हो रहा है 4,000 से। तो 20 में आएँ और यहाँ बैंक डेबिट में अमाउंट आप पोस्ट कर दें 20,000। ये 20th एंट्री है और बैंक को आपने डेबिट कर दिया 4,000 से। 1 सेकेंड, वो डेट की वजह से मैंने 20 लिख दिया, एक्चुअली इट वाज 4,000। आप चेक कीजिए 20 डेट को अमाउंट थी 4,000, बैंक डेबिट हो रहा था, किस वजह से, सेल की वजह से। यहाँ पर आप मेंशन कर दें टू सेल्स। इस तरह से आपकी 20th एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब 20 के बाद 22A, उसमें देखें दोनों चीज़ें हैं आपके पास, कैश भी और बैंक भी। इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। ये 2 दफ़ा होगी, कैश भी एंटर होगा और बैंक भी एंटर होगा। पहले आप चेक करें कि कैश क्या हो रहा है, डेबिट 22A पहले आप मेंशन करें। यहाँ पर आप कैश डेबिट हो रहा है, तो 22 डेट है और उसका A पार्ट आप कर रहे हैं। डेट मेंशन के बाद देखें कैश डेबिट हो रहा है 16,000, तो यहाँ पर आप 16,000 मेंशन कर दें। ओके, अब ये जो 16,000 है, क्यों आपने डेबिट साइड पे लिखा, क्योंकि बैंक के क्रेडिट होने की वजह से कैश डेबिट हो रहा था। आपने कैश डेबिट किया बैंक की वजह से, तो यहाँ पे आप रेफरेंस दे दें टू बैंक, बस ऑपोजिट साइड पे जो कुछ लिखा हुआ है आपने उसको पोस्ट करना है। 22A हमारी एंट्री है और उसमें कैश आपने लिख दिया, अभी बैंक रहता है। यहाँ पर बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे 22A पहले पोस्ट कर दें। हमारी डेट इसलिए पहले मेंशन करनी है क्योंकि बार बार राइट लेफ़्ट हो रहे हैं, तो डेट से ही आपको पता चलेगा आप किस एंट्री की बात कर रहे हैं। 22A में आप गए और वहाँ पर बैंक क्रेडिट हो रहा है 16,000 रुपये से, तो आप यहाँ पर बैंक की क्रेडिट साइड पे अमाउंट पोस्ट करें 16,000 और फिर ये चेक करें कि ये 16,000 क्रेडिट क्यों हो रहा है, कैश की वजह से। यहाँ पर आप बाय कैश मेंशन कर दें 16,000। 22A ये हमारी एंट्री कैश वाली भी और बैंक वाली भी कंप्लीट हो गई। अब 22B में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो पहले आप कैश की क्रेडिट साइड पे 22B डेट मेंशन करें। 22B एंट्री हम कंप्लीट कर रहे हैं और 22B के अंदर क्या चीज़ है, कैश क्रेडिट हो रहा है 6,000 से। तो यहाँ क्रेडिट साइड पे आएँ और अमाउंट लिख दें
22B में 6000 की अमाउंट है, तो यहाँ पर आप 6000 अमाउंट मेंशन कर दें। अब हो ये रहा ना कि मेरे पास उसका व्यू नहीं है लेफ़्ट साइड पे, मुझे बार बार राइट लेफ़्ट होना पड़ रहा है, तो इस वजह से मुझे कंफर्म करना है अमाउंट। 22B आप एंट्री कर रहे हैं और वहाँ पर कैश क्रेडिट किया किसकी वजह से, वेजेस की वजह से, तो यहाँ आप मेंशन कर दें बाय वेजेस। एंट्री हमारी कंप्लीट होगी 22B। 22B में सिर्फ एक ही अमाउंट थी कैश की, वो आपने कर दी। अब 22C में देखें कैश क्रेडिट हो रहा है। 22C क्रेडिट साइड पे पहले आप लिख लें, सो दैट वी हैव एन आइडिया विच एंट्री वी आर गोइंग टू कंप्लीट। 22C एंट्री आप कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, तो इधर 10,000 कैश में क्रेडिट साइड पे आप पोस्ट कर दें। और 22C एंट्री में कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है वो आपको पता चल रहा है रेंट की वजह से, तो यहाँ आएँ और मेंशन कर दें बाय रेंट। और राइट 22C कंप्लीट हुआ, तो अब 23B है, उसमें कैश डेबिट हो रहा है 23B, तो डेबिट साइड पे आप पहले डेट मेंशन कर दें 23B। और आप दोबारा देखेंगे 23B के अंदर क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है 10,000 से, तो कैश की डेबिट साइड पे आएँ, यहाँ आप मेंशन कर दें 10,000। और 23B के अंदर कैश क्यों डेबिट हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल X की वजह से, तो इधर इसका रेफरेंस दे दें 2X जो आपके लिए अकाउंट रिसीवेबल है। 23B की एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपने 23C के अंदर आना है, वहाँ पर आप देखें आपके पास 3 एंट्रीज़ आ रही हैं। आपके पास बैंक एक दफ़ा आ रहा है और कैश जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है। ये जो आपने इस एंट्री के अंदर चेक लिखा हुआ है, ये एक्चुअली सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए मैं लिखा था, इसको इटैलिक कर देते हैं कि इसका चक्कर सिर्फ समझ नहीं समझाने के लिए था। बहरहाल सबसे पहले तो आप बैंक डेबिट हो रहा है 23C, और यहाँ पर आएँ, पहले डेट मेंशन करें इसकी 23C, और वहाँ 23C के अंदर बैंक डेबिट हो रहा है 16,000 से, तो आप यहाँ आए बैंक में डेबिट साइड पे पहले 16,000 मेंशन कर दें। और अब आपको ये देखना है कि किस वजह से ये बैंक डेबिट हो रहा है 16,000। 2 वजह आपको नज़र आ रही हैं, टू कैश 6,000 और 10,000 की वजह से। अब इसका एक तो तरीका ये है कि आप इधर भी यहाँ दोनों अमाउंट सेपरेट लिखें, क्योंकि एंट्री आपने सेपरेट की हुई है 6,000 और 10,000, कंबाइन भी की जा सकती है, लेकिन ये चूँकि आपने सेपरेट की हुई है एंट्री, तो इसलिए आपको 23C के अंदर सेपरेट ही होना पड़ेगा। बैंक डेबिट हो रहा था 16,000, 2 वजह थी, टू कैश, तो यहाँ आप डेट भी 2 टाइम्स लिख दें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वाई वी आर राइटिंग 2 टाइम्स टू कैश। यहाँ पर भी 2 कैश आप लिखें और ऊपर वाली एंट्री में भी 2 कैश आप मेंशन करेंगे। इस तरह से ये 2 एंट्रीज़ यहाँ पे मेंशन हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, हम अपना वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं ताकि डिस्कशन हमारी बाद में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। 23C आप एंट्री कर रहे हैं, C में बैंक को तो डेबिट कर दिया, यहाँ पे अब पहला कैश क्रेडिट हो रहा है 6,000 पे 23C, तो आप यहाँ एंट्री में जाएं और पहले डेट मेंशन कर दें, वी आर टॉकिंग अबाउट 23C। और वहाँ पर हमने क्रेडिट साइड क्यों चूज़ की है, क्योंकि 23C के अंदर पहला कैश क्रेडिट हो रहा है 6,000 से, तो यहाँ पर कैश को क्रेडिट साइड पर आप लिख दें, अमाउंट मेंशन कर दें 6,000। और ये कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है 23C के अंदर, क्योंकि डेबिट में बैंक है। अब रेफरेंस के लिए आपने चूँकि लिखना है, बस ऑपोजिट साइड पे जो कुछ लिखा हुआ है वो आप लिख दें। ये पहली 23C की कैश की एंट्री हो गई। अब 23C में एक और कैश है जो क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपये से, तो यहाँ आएँ, आप सेकंड कैश मेंशन कर दें 10,000, और ये 23C ही है जिसको आप पिक कर रहे हैं, और चूँकि सेम एंट्री है इसलिए इसका रेफरेंस भी वही होगा बाय बैंक। ओके, अब आपने 23C याद रखना है। आपने 3 एंट्रीज पोस्ट की, बैंक को डेबिट साइड पे लिखा और कैश को एक दफ़ा क्रेडिट साइड पे लिखा, फिर कैश को दूसरी दफ़ा क्रेडिट साइड पे लिखा, क्योंकि ये सारी की सारी बैंक और कैश से रिलेटेड थी।
अब हम एंट्री करते हैं 24A। यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है 16,000 से, तो कैश डेबिट और नहीं, हम वही तरीका अपनाएंगे। पहले हम डेट लिखेंगे 25A, यहाँ पर आए पहले डेट मेंशन कर दें सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड विच एंट्री वी आर डीलिंग विद। 25A, इसमें कैश डेबिट हो रहा है 16,000 से, कैश की साइड चूज़ करें और 16,000 यहाँ पर पोस्ट कर दें। अब दूसरी बात आपने ये चेक करना है, ये 60,000 कैश डेबिट किस वजह से हो रहा है, वो वजह आपको नज़र आ गई है यहाँ पर 25A में, मशीन की वजह से। तो यहाँ मेंशन कर दें टू मशीन 25A, कैश डेबिट किस वजह से, मशीन। अब 25B आपने करना है और उसमें भी दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, बैंक भी नज़र आ रहा है और कैश भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये 2 टाइम एंट्री कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले 25B के सामने बैंक डेबिट हो रहा है, तो अब यहाँ डेबिट साइड पे आप पोस्ट करें पहले डेट 25B और देखें 25B के अंदर क्या हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है 16,000 से। आप एंट्री में आए, 16,000 बैंक में आप डेबिट कर दें 25B। ओके, बैंक डेबिट हो गया 16,000 और किस वजह से, टू कैश, साथ में इसका रेफरेंस दे दें टू कैश। ऑलराइट, 25B अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसमें बैंक को तो लिख दिया, कैश क्रेडिट हो रहा है 16,000 से। तो आप यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आएँ और पहले डेट मेंशन कर दें, हम बात कर रहे हैं 25B की, और वहाँ पर अब हमने कैश को देखा है, कैश क्रेडिट हो रहा है 16,000 रुपये से। इसके सामने कैश की क्रेडिट साइड पे अमाउंट पोस्ट करें 16,000 और यहाँ 25B में कैश किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, और वो वजह आपको समझ में आ गई है कि बैंक की वजह से। 25B में यहाँ पे पोस्ट कर दें बाय बैंक। तो हम सिंपल एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया, उस प्रोसीजर के मुताबिक अगर कैश और बैंक डेबिट है, मैं अभी व्यू करवाता जाता हूँ, तो आप उसे डेबिट साइड पे पोस्ट करी जा रहे हैं, कैश और बैंक क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर रहे हैं। सिंपल प्रोसीजर है, लेंथ होने की वजह से हो सकता है कि आपका स्टेमिना डिस्टर्ब हो। अब यहाँ पर सर्वाइवल उसी का ही होता है जो रिलैक्स हो, माइंड उसका सॉफ्ट हो, स्किल एब्जॉर्ब करने की उसके अंदर एक डिमांड हो, तो वो चलता जाएगा। लें जी, 25B हमारी कंप्लीट हुई है। अब 25B के बाद 28A है, उसमें सिर्फ कैश आ रहा है जो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे पहले 28 आप पोस्ट करें। डेट आपको जो पता चल रही है वो 28A है, और फिर अब आप यहाँ देखेंगे 28A को क्या हुआ है, कैश क्रेडिट हो रहा है 4,000 से। वापस जाएं, 4,000 आप कैश की क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दें और अब ये चेक करें 4,000 क्यों क्रेडिट हो रहा है कैश की साइड पे। तो आपको ये पता चला 28A में वाई की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है, तो आप जाएं कैश क्रेडिट के सामने आप लिख दें वाई, जो कि हमारे लिए अकाउंट पेएबल था। इस तरह से आपने 28A एंट्री कंप्लीट की। 28A के बाद आपके पास 28B है, वहाँ पे फिर दोबारा वाई का नाम है लेकिन बैंक इस दफ़ा क्रेडिट हो रहा है। पहले आप डेट मेंशन करें 28B क्रेडिट साइड पर, 28B क्रेडिट साइड पे एंट्री हुई और 28B भी क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी और 28B के अंदर बैंक क्रेडिट हो रहा है 6,000 से। तो फिर आप एंट्री में आएँ, बैंक को क्रेडिट कर दें यहाँ 6,000 से, और 28B में बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है, वाई यानी अकाउंट पेएबल की वजह से। तो आप यहाँ मेंशन कर दें बाय वाई, जो कि आपके लिए अकाउंट पेएबल है। देखें, ये जो एक्सेसरीज़ होती हैं ना, जिनका अमाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो भी उतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। इस तरह से आपकी 28B एंट्री कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आप चेक करें 30th एंट्री है, उसमें बैंक को क्रेडिट करना है, वो 30th एंट्री है, बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो पहले क्रेडिट साइड पे आप डेट मेंशन कर दें कि वी आर रिलेटेड विद 30th, और 30th में क्या हुआ, बैंक क्रेडिट हो रहा है 1,000 रुपीज़ से। तो बैंक की क्रेडिट साइड पे आप पोस्ट कर दें 1,000।
ओके, ये डेट थी 30th। और किस वजह से बैंक क्रेडिट हो रहा है? कमीशन की वजह से। यहाँ पर इसका रेफरेंस दे दें, बाय कमीशन। इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड एंट्री नंबर 30 के बाद 31st एंट्री है और उसके अंदर बैंक क्रेडिट हो रहा है, ये भी एंट्री आएगी। पहले ये क्रेडिट साइड पे बैंक का, तो 31 डेट आप मेंशन कर दें जिस एंट्री से रिलेटेड। चूँकि एंट्रीज ज़्यादा हैं, डेट को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एग्जैक्ट अमाउंट पोस्ट करें। देखिए, एक छोटी सी भी मिस्टेक हो सकती है, एक ज़ीरो ज़्यादा लग सकता है, डेट की वजह से अमाउंट गलत हो सकती है, तो इट कैन क्रिएट ट्रबल। 31 में आप जाएं और वहाँ बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है? 10,000 की वजह से। तो क्रेडिट साइड बैंक की और अमाउंट आपने 31 की 10,000 है और यहाँ पर 31,000 आप अमाउंट पोस्ट कर दें। और किस वजह से हो रहा है? एक्स अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। इधर आप मेंशन कर दें बाय एक्स, जो कि आपके लिए अकाउंट रिसीवेबल है। सो दिस वे यू हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ योर एंट्रीज। आपने इनकी पोस्टिंग यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब अगला काम जो है वही सिंपल काम है, आपने इसको बैलेंस करना है। नेक्स्ट स्टेप है, वी विल फॉलो द बैलेंसिंग। ओके गाइस, वेट अ सेकंड। मैंने यहाँ पर इसका ओवरव्यू करते हुए अचानक मेरी जो व्यू है उसमें बात आई कि 22 के बाद 23rd एंट्री थी और ये 23B की हुई है, तो 23A एंट्री क्यों नहीं लिखी गई? हालांकि वी हैव टेकन केयर। ये 23A है, यहाँ पर कैश क्या हो रहा है? डेबिट 6,000 से। तो आप यहाँ आएंगे, 6,000 कैश में आप डेबिट करेंगे और ये 23A आप मेंशन कर दें, डेट है 23A। ऑलराइट, और अब 23A में कैश, 23A में कैश क्यों डेबिट हो रहा है? एक्स की वजह से। तो यहाँ साथ में आप मेंशन कर दें 2x, जो एक्चुअली आपका अकाउंट रिसीवेबल था। लेकिन जी ये मिसिंग एक फिगर थी, वो हमने कैलकुलेट करके साथ में पोस्ट कर दी है। अच्छा, यहाँ रुक कर अब आपका जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, वो आपने एहतियात से सुनना है। स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। सबसे पहले कैश की डेबिट साइड आपके सामने, आपने इसका सम करना है। मेरे पास थोड़ी सी फैसिलिटी ये है कि मैं इनको एक ही दफ़ा सम कर सकता हूँ। आपने कैसे सम करना है कैलकुलेटर पे? सबसे पहले आप लिखें 60,000, फिर उसमें प्लस करें 20,000, फिर 10,000, ऐसे करेंगे। और मैं यहाँ पर एक ही दफ़ा इनको सम कर लूँगा और वो आप ये ना देखिए मैं कैसे सम कर रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन आपकी बढ़ेगी क्योंकि ये एक्सेल से रिलेटेड चीज़ है। इन सारी अमाउंट को मैं प्लस करना चाह रहा हूँ, तो मैंने उनको एक ही दफ़ा पुट कर दिया, तो मेरे पास सम आ गया यहाँ पर कैश का 138,000। मैंने क्या किया है, ये कैश की सारी डेबिट साइड को प्लस कर लिया और उसका आंसर लिख दिया। अब इसी तरह से मैं कैश की सारी क्रेडिट साइड को प्लस करूँगा और उसका आंसर यहाँ पर लिखूँगा। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये सम कैसे कर रहा हूँ इसके बारे में अगर आपको समझना हो तो हम उसको एक सेपरेट क्लास रखेंगे जिसमें एक्सेल की डिस्कशन होगी और आपको सम करना और बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी होगी। अच्छा जी, ये एक तरफ आपने प्लस किया 98,200 और दूसरी तरफ आपने प्लस किया 138,000। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। आपने कैश की पहले डेबिट साइड का सम करके लिख दिया, फिर आपने कैश की क्रेडिट साइड का सम करके लिख दिया। अब दोनों को कंपेयर करना है, दोनों में से बड़ा टोटल कौन सा नज़र आ रहा है? ये 138 है और ये सिर्फ 98 है, तो बड़ा टोटल आपको मिल गया है, वो 138 है। वो कैश की दोनों तरफ आपने यही वाला टोटल फिक्स कर देना है, 138,000 ही आपने इधर लिखना है और इस साइड पे भी कैश के टोटल में 138,000 ही आप पुट करेंगे। अब आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इस साइड का तो टोटल हमारा 98,200 आया था, तो आपने यहाँ पर टोटल 138 लिख दिया। इसी को बैलेंसिंग बोलते हैं। यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि सबसे पहले एक सेकंड स्टेप भी है कि आपने देखना छोटी साइड कौन सी है। ये 98 ये छोटी है, 138 बड़ी है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल चूज़ क्रेडिट साइड बिकॉज ऑफ द स्मॉलर अमाउंट। यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि ये बैलेंस है और अब बैलेंस कैसे निकालना है उसके लिए आपने बात समझनी है। जो लार्जर बिगर अमाउंट है उसमें से माइनस करना है जो स्मॉलर अमाउंट का टोटल आया हुआ है। इस तरह से जो अमाउंट आएगी दैट वुड बी योर बैलेंस। और किस चीज़ का बैलेंस है? ये हमने कैश का बैलेंस निकाल दिया।
अब फ़र्ज़ करें आप समझना चाहते हैं दोबारा, तो मैं बैंक के लिए भी यही चीज़ रिपीट करने लगा हूँ, आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आपने डेबिट साइड में जो कुछ भी बैंक में जितनी अमाउंट्स भी लिखी हुई हैं उन सब का सम करना है। वो स्टार्ट हो रही हैं यहाँ से 8000 से लेकर, प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा अमाउंट लग गई है। आपने स्टार्ट कहाँ से होना है, इस सबसे पहली अमाउंट से, और आप इसको पिक करते जाएं और आपने कहाँ तक जाना है, जो लास्ट एंड तक आपने टोटल किया हुआ है। आप देख रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक जो टोटल है उन सारों को आपने सम करना है कैलकुलेटर पे ट्रेडिशनल वे के अंदर, एक एक अमाउंट लिखकर। मुझे थोड़ी सी फैसिलिटी थी, मैंने इस साइड का टोटल कर लिया 126,000। अब आप इधर जाएं एक्सेल में और बैंक अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल करना है। तो दोबारा आप सम करेंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ तक आपने सम करना है, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक जहाँ पर अमाउंट जा रही है आपने उन सारी अमाउंट्स को प्लस कर लेना है। ओके, मार्क कर लिया हमने, ये वाली अमाउंट्स को सम करना है, आपने कैलकुलेटर पे सेपरेट सम करना है। ले जी, इस वक्त जो बगैर किसी कलर के है ये बैंक की डेबिट साइड का टोटल है। हमने क्या किया, ये बैंक की डेबिट साइड है, इस पूरी लाइन का टोटल करके उसकी अमाउंट यहाँ लिख दी। और ये बैंक की क्रेडिट साइड है, वी हैड सम अप एंड अमाउंट एक्यूमुलेटेड वी हैव रिटन ओवर हियर। अब फिर दोबारा से वही काम करेंगे, आपने दोनों को कंपेयर करना है। इधर 126 है, इधर सिर्फ 47 है, तो लार्जर या बिगर अमाउंट कौन सी हो गई वो डिसाइड हो गया, 126,000। टोटल जो ऊपर लिखा हुआ है, ये नीचे आप वर्किंग कर रहे हैं, दोनों तरफ जो बड़ा टोटल है वो लिखना है। तो लार्जर टोटल वाज 126,000 यू हैव पोस्टेड ऑन डेबिट साइड, एंड सेम टोटल विच वाज लार्जर टोटल 126,000 यू हैव पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर वी हैव कैलकुलेटेड टोटल ऑफ बैंक and that total was 47 and we have put 126,000 over here। इसी को बैलेंसिंग कहते हैं कि जितनी अमाउंट कम है वो आप लिखें और उसका नाम आपने बैलेंस रख देना है। अब अमाउंट कम कैसे मिलेगी, जो बैंक की डेबिट साइड का बड़ा टोटल है उसमें से आप माइनस कर दें जो बैंक की क्रेडिट साइड का कम टोटल है, तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। वही फ़र्क आपने यहाँ पे पोस्ट कर देना है और उसका नाम आपने बैलेंस रखना है। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। आप इसको दोबारा रिवर्स करके भी देख सकते हैं। अब लास्ट स्टेप एक ये रह गया कि जो भी बैलेंसेस आप यहाँ निकालेंगे उसको आपने ब्रॉड डाउन भी करना है ऑपोजिट साइड पे। ये बैलेंस इधर निकला है तो आप ब्रॉड डाउन इस साइड पे यानी ऑपोजिट साइड पे आएंगे और वहाँ पर आप लिख देंगे टू बैलेंस, वहाँ पे बाय बैलेंस लिखा हुआ था, यहाँ टू बैलेंस, और यहाँ पे मेंशन कर दें ये हम ब्रॉड डाउन कर रहे हैं। अब बैलेंस जो कैश का आपने निकाला हुआ है उसको आप मेंशन करें, और कैश का बैलेंस आपने जो माइनस करके निकाला हुआ है वो 39,800 है वो लिख दें। और इसी तरह से बैंक का बैलेंस भी आपने लिखना है। बैंक का बैलेंस आया हुआ है 79,000 क्रेडिट साइड पे, उसको भी आप एज इट इज़ यहाँ पे पोस्ट कर दें। ये एक्चुअली आपके आंसर्स हैं जो आपने निकाल लिए। और नीचे जो आपने चार चीज़ें लिखी हुई हैं बेशक आप इनको डिलीट कर दें, ये आपके काम का नहीं है, चाहे रफ पेज पे आप बना लें। ओके, अब आपके पास जो आंसर्स हैं आपके सामने ये कैश है और कैश का आंसर है 39,800। ये बैलेंस का आंसर बुक में अवेलेबल होता है, उसको चेक करते हैं। ऑलराइट, तो कैश का आंसर नीचे हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ 39,800 और हमारे पास भी 39,800 है। और उसके बाद अब आपने बैंक का बैलेंस निकालना है और वो बैंक का बैलेंस निकला हुआ है 79,000। बैंक के बैलेंस को भी आप चेक करें और उसका आंसर भी बुक में हमारे साथ है, बैंक बैलेंस 79,000। ओके जी, यहाँ रुकें और रुक के इस कैश बुक का यहाँ पर, अच्छा ये क्या चीज़ हो गई, चलें खैर मैं देख लूँगा बाद में। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लें इस कैश बुक का और फिर इसको साइड पे रख दें और फिर ख़ुद करने की कोशिश करें। अगर कुछ लेट से प्लस माइनस हो रहा है, कोई गलती निकल रही है, तो आप यहाँ से एज अ रेफरेंस भी उठा सकते हैं। या वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर दें और बनाना शुरू करें और कैश बुक बना के आंसर्स टैली कर लें। लें जी, अब आपका ये सारा काम कंप्लीट हो गया। आपने सारी जनरल एंट्रीज़ पूरी की पहले स्टेप के अंदर, और उसके बाद आपने कैश बुक की डेबिट साइड को कंप्लीट किया, फिर आपने कैश बुक की क्रेडिट साइड को कंप्लीट किया। आफ्टर दिस मच एफर्ट व्हाट अ टीचर कैन होप दैट स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड। अच्छा, अब मैं यहाँ थोड़ा सा ये बता दूँ, मुझे ये जगह कम थी, उसके लिए मैंने ये जगह यूज़ कर ली, इस वजह से गैप आ रहा है। तो टीचर हैज़ एन एक्सपेक्टेशन कि हिज और हर स्टूडेंट्स विल बी वर्किंग हार्ड इन द सेम वे। मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हार्ड वर्क को अपना दोस्त बना लें।
उससे प्यार करें। जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे आपकी पर्सनैलिटी उतनी डेवलप होगी, प्रैक्टिकल लाइफ उतनी आसान हो जाएगी। Hopefully you people have understood. Even after taking this much time, if you have any query, please contact, text or comment over here. I will surely respond it, or I will try to answer instantly, or if I will take time, but I am assuring you I will try to answer. अच्छा जी, अब इस वक्त हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 4. वी विल श्योरली मीट अगेन इंशाल्लाह ताला फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन. अप टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and kindly pray for me as well. Thank you very much for your time. Please permit me. Allah Hafiz.